Yes, please. Good morning, everyone. So, basically, today is your first day regarding the CA Intermediate September 25 batch. First of all, I will welcome you all on behalf of SD Commerce Career. And today we are going to discuss some basic things one to one. एंड उन बेसिक थिंग्स में सबसे पहले तो मैं आप लोगों की इंट्रोडक्शन करवाऊंगा विद द सिलेबस पार्ट कि यहाँ पे जो भी इंटर के अंदर 100 मार्क्स का आपका पेपर पेपर नंबर 2 कवर अप होने वाला है दैट इज कॉर्पोरेट एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है अदर लॉस क्लियर सर इवन आपने नॉर्मली फाउंडेशन मैक्सिमम स्टूडेंट आउट ऑफ यू फाउंडेशन रूट से हैं तो फाउंडेशन में जो लॉ आपने रीड आउट किया दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉ एंड आज भी नेक्स्ट ऑन फाइनल्स तक भी जाते जाते हमारे सिलेबस में हमारे सीए के कोर्स में ओनली एंड ओनली बिजनेस लॉ ही आपको पढ़ने को मिलेंगे दैट मीन्स अदर सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ वो हमारा एडवोकेसी वाला पॉइंट नहीं है क्लियर सो एडवोकेट्स के नॉर्मली एलएलबी में आपको वेरियस काइंड ऑफ लॉस देखने को मिलते हैं यहां पे ऐसा कोई भी सिनारियो नहीं होगा हमारा मतलब और मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है बिजनेस के साथ है बिकॉज जब भी वर्ड बिजनेस माइंड में आता है द वर्ड बिजनेस वर्ड बोलते ही द फर्स्ट पर्सन कम्स इन द माइंड एंड दैट इज सी बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ जितने भी वेरियस एक्ट के अकॉर्डिंग टू कंप्लायंसेस हैं चाहे वो कंपनी बनाकर काम करना हो पार्टनरशिप बनाकर काम करना हो या कोई अल्टीमेटली एलएलपी बनाकर मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज पर द टैक्स एज पर द अकाउंटिंग अलग अलग सिनारियोज आपके पास गिवन है बट उन सारे कंप्लायंसेस को करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज ऑन प्रोफेशनल सो इसीलिए हमारे प्रोफेशनल कोर्स में सीए में स्टेज वाइज नेक्स्ट आगे लॉ क्या किए गए हैं इंट्रोड्यूस किए गए जिनमें से नंबर वन आप कुछ बेसिक लॉज तो अपने फाउंडेशन लेवल पे डिस्कस कर चुके होंगे जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ जो हर किसी लॉ का बेस है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर वो तो आप ये मान के चलिए टिल जेनिथ नेक्स्ट आगे चलेगा ही चलेगा क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह की एग्रीमेंट कहीं भी किसी सर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात चलती भी है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस तो बैकएंड पे आपकी रहेंगी ही रहेंगी क्लियर देन आफ्टर दैट आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट हाँ अब नेक्स्ट आगे उनमें हम लोग नहीं जाएंगे वो फाउंडेशन लेवल तक ही था पर्टिकुलरली जो भी आपने बिजनेस लॉ क्या करे हैं रीड आउट करे क्लियर सो सब्जेक्ट टू रिजल्ट्स नॉर्मली ये ही वर्ड यूज करेंगे क्योंकि एट प्रेजेंट वी आर इन द प्री बैच नॉर्मली जो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंड सबके दुख दर्द मैं लॉ को लेकर बहुत जानता हूँ क्लियर क्योंकि वाकई में आईसीआई ने इस बार जो लास्ट सितंबर 24 का जो एग्जाम डाला सर अगर उसका थोड़ा सा रिव्यू मैंने प्रॉपरली आगे नेक्स्ट शेयर भी नहीं करा था उसके बारे में आपको कि चलो पहले टेंशन में और ज्यादा सोचने लग जाएंगे एंड ऑल ओवर सर अगर कहीं भी रिव्यूज की अगर आप बात करते भी हैं देयर इज ओनली जस्ट वन रिव्यू दैट इज पेपर वॉज टू लेंथी सबसे ज्यादा लेंदी पेपर मतलब अगर मैं चारों पेपरों में से अगर बात करूं वो कौन निकला है लॉ निकला है और ये भी फर्स्ट टाइम पर बात है कि वो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ही क्यों क्लियर कि अल्टीमेटली आज तक पर्टिकुलरली इतना लेंदी पेपर मैंने भी जिस दिन आई थिंक सो आप में से स्टूडेंट से बात हुई तो मैंने पेपर भी कॉल करा उस इवनिंग में कि मैं एक बार चेक तो करूं अल्टीमेटली कि क्या मतलब कैसा पेपर आया सर ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हर क्वेश्चन अपने आप में आता था पर उसको लिखने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना अब आप लोग पर्टिकुलरली एज ए नॉर्मली अगर मुझे भी वो सेम पेपर आप लोग देंगे दैट इज नॉट ऑन यू अगर मुझे भी वो सेम पेपर आप लोग देंगे शायद मैं भी 3 घंटे में पूरा ना कर पाऊं उसका कारण वो जो 3 3 नंबर या 2 2 नंबर के क्वेश्चन में चले गए ना दैट वाज एक्सट्रीमली गलत चीज थी कि आप लोग अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे नॉर्मली हमने कई बार मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से मेरे पास ही पढ़े हुए हैं लॉ में सर आप में से कितनी बार हमने क्लास में डिस्कशन करी कि सर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्ट पूछेगा एक बट उसके ही 3 क्वेश्चन बनाएगा ये थोड़ी कहा था 3 क्वेश्चन लग लगाएंगे वो 3 क्वेश्चन बन गए और तुम्हारे लिए नेचुरली सर वो लिखने के वक्त ऊपर से लिख भी क्या रहे हैं आईसीआई का पेपर हमें ये होता है कि ये भी लिख दो ये भी लिख दो ये ना रह जाए सर ने कहा था कंजूसी नहीं करनी तो वो करते 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 इतना लेंदी चला गया कि लास्ट में पेपर वो कंप्लीट हो ही नहीं पाया अल्टीमेटली हमारी कॉमन वर्डिंग में जब से अपने कोर्स स्टार्ट करा फाउंडेशन से लेकर टिल लास्ट तक या एमटीबी में मैंने हर जगह एक वर्ड यूज किया था
अटेम्प्ट मस्ट भी क्या होनी चाहिए, 100%। कि राइटिंग पावर बढ़ाओ सर, किसी को नहीं पता होता कि कमिंग पेपर क्या खुलने वाला। हम तो जस्ट एक्सपेक्टेशन करते रह जाते हैं, हम तो जस्ट एक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस। ये थोड़ी पता कि अगर फ्यूचर ही सामने दिखने लग जाए फिर तो बात ही खत्म। फिर तो बात ही खत्म सर। हम तो एक डेवलप करते हैं एक्सपेक्टेशन की सर इस तरह का सिनारियो गोइंग ऑन है, तो आई थिंक सो आपको राइटिंग और बढ़ानी चाहिए, प्रैक्टिस आपको और करनी चाहिए। बट इस बार जिस लेवल का उन्होंने मतलब नेक्स्ट लेवल लेंथी क्रिएट कर दिया। और आई थिंक सो मैंने क्लास में पहली बार आपको कई बार बताया भी था कि आजकल ये परसेंटेज कैसे मेंटेन करने रिजल्ट की, पेपर ही इतना लेंथी बना दो कि बच्चा पूरा ही ना कर पाए। इंटर में सेम थिंग इज गोइंग ऑन, सेम चीज। अगला कहता जी कल को अगला शीट मंगवा ले, उसमें कोई चेकिंग वगैरह इधर उधर हो, कल को केस पढ़े, क्या फायदा। पेपर ही इतना लेंथी बना दो कि बच्चा जब पेपर ही नहीं पूरा कर पाएगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट की परसेंटेज क्या हो गई, मेंटेन हो गई। ये ग्राउंड लेवल रियलिटीज है। बट इन चीजों से, चलो फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छा रहे ऑल ओवर, क्योंकि आईसीआई पे भी सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में ये रिव्यूज गए हैं कि सर द पेपर वाज टू लेंदी एंड ऑल ओवर काउंट तो वो भी करेंगे। और ये भी नहीं पता, मैं तुझे आज बता रहा हूं पर्टिकुलरली जिसको लेकर तुम रो रहे हो उसमें खुश होगे, उसमें खुश होगे। उल्टा जिसको तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, 80 मार्क्स 90 मार्क्स, मन कह रहे उसमें ये क्या कर दे, डाउन कर। क्योंकि चेकिंग का कुछ भी नहीं पता होता कि बैकएंड पे बोर्ड ऑफ स्टडीज का इस बार का मैटर क्या है। आप रोई जा रहे हैं कि मेरे 70 मार्क्स की अटेम्प्ट हुई है, 75 की लिखा सही हुआ है, दैट्स इट। नंबर मिलेंगे, ये कोई मैटर नहीं होता कि मेरा सर मान लो 10 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। मेन इज कि तूने जो लिखा है बस तुझे अपने पे विश्वास है, उतने पे विश्वास है ना, सब सही होगा, गलत नहीं होगा जी। समझे ना पॉइंट, जब आपका ही हिम्मत हार जाते हैं फिर दिक्कत क्रिएट होती है। हमने प्रैक्टिकली देखा जिस पेपर को हम सबसे बढ़िया बोलते हैं कि इसमें नंबर ज्यादा आएंगे, उसमें कम आ रहे हैं, उल्टा जिसमें कम आने चाहिए उसमें ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि चेकिंग डिपेंड्स। रिव्यूज भाई साहब आईसीए के पास भी जाते हैं। हर कोई आईसीए के पेज पे टैग कर करके जो मारते हैं ना कमेंट्स, उनको भी बोर्ड ऑफ स्टडीज को पढ़ने पड़ते हैं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे क्या चीज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है सर, मतलब उसके रिव्यूज क्या चल रहे हैं। एंड नेचुरली सर अटेम्प्ट का किसी को नहीं पता होता कि नेक्स्ट पेपर, अब जैसे हम लोग वी आर प्रिडिक्टिंग इन 2024 अबाउट 2025, ये तो प्रोडिक्शन है ना। बट 2025 तक जाते जाते क्या सिनारियोज होंगे, किस तरह से पेपर होंगे, क्या लेवल, वो आपके एमटीपीज भी वैसे बनाए जाते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी वैसे ही बनाए जाते हैं। तो हाँ हम लोग ठीक है ईयर बाय ईयर जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वो सारी रियलिटीज पहले से ही इतनी ओवरकम करवा देंगे कि तुम्हारे वाले में चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। थोड़ा ध्यान से, चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। खत्म नहीं कहा मैंने, क्योंकि आईसीआई इज आईसीआई। वो तो लास्ट उन्हीं को पता होता है कि सर क्या पेपर क्या सिनारियो जाने वाला क्या नहीं है। बट वी आर मैक्सिमम बीटिंग द, अल्टीमेटली जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतनी अल्टीमेट उस लेवल तक उस चीज को ला रहे हैं कि कंटेंट में कमी ना हो सर। कवरेज बेशक चाहे 2 लेक्चर ज्यादा ले लो यार, बट कवरेज में कमी ना हो। क्योंकि जब कंटेंट में कमी मिलती है ना, अब उसमें एक और चीज मैंने नोटिस करी जो रिव्यू में थी, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आफ्टर दैट मैं इन्हीं चीजों पे आऊंगा। कि पर्टिकुलरली सर एक होता है ना कि पेपर रहने का कारण क्या आता ही नहीं था, फिर तो अलग ही चीज है। फिर तो सर अपना माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ ठीक है वो आता भी नहीं था। पेपर आता हो एंड कंप्लीट ना हो पाए, फिर ज्यादा दुख होता है। फिर ज्यादा होता है कि सर अगर 15-20 मिनट मिल जाता, अगर थोड़ा टाइम और हो जाता, स्पीड थोड़ी और फास्ट हो जाती, तो एक रिग्रेट वो माइंड में रह जाता। सो इन चीजों में फ्री माइंड, अब देखो सब तो हो चुका, अब तो वो दिन वापस आने से रहे। बट हाँ एक नेक्स्ट फ्यूचर अगर परमात्मा साथ दे, अगर भाई एक बार मांग लो कि बस एक बार पास कर दे, उसके बाद नेक्स्ट आगे इन सारी चीजों से थोड़ा और टैकल करेंगे, थोड़ा और इसको प्लस करेंगे कि सर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस यहीं पे इतनी ज्यादा करवाऊं, इतनी ज्यादा पर्टिकुलरली, चाहे वो लॉ है, चाहे वो ऑडिट का सब्जेक्ट है मेरा, या कोई अकाउंट्स के एएस हैं, या कुछ भी है, या टैक्स के क्वेश्चंस हैं, यहीं ऑन टेबल्स बैठकर क्या करिए, सॉल्व करिए। मेन कमी डेली बेसिस पे बस एक ही चीज की आ रही है, दैट इज द लैक ऑफ रिटर्न प्रैक्टिस। अपन लिख नहीं रहे, लिख कर नहीं सॉल्व कर रहे, अब जब पेपर में ये चीजें देखनी पड़ती हैं फिर वो बन जाते हैं किसी भी एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है।
तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपका नेक्स्ट आगे, मतलब मैंने आपको बताया भी था कि सर फाउंडेशन का कोर्स एक जस्ट एंट्रेंस है। जस्ट वंस वंस किसी भी तरीके से बस एक बार एलिजिबिलिटी दे दो, एक बार वर्ड हमें पास सक्सेसफुल वर्ड यूज कर दो। इवन सर नंबर भी मैटर नहीं करते, अब तो नंबर भी नहीं सोच रहे होगे। अभी तो सीधा जीने मरने का सवाल हुआ पड़ा है कि अल्टीमेटली सर हाँ बस दिखा दे भाई सक्सेसफुल हो, नंबर भी बाद में मैटर करेंगे। क्यों, एक बार एलिजिबिलिटी मिलती है देन आगे का मेरे पास टाइम बहुत सफिशिएंट है। कारण फाउंडेशन में टाइम नहीं सर अपने आप में रिस्ट्रिक्टेड था। टोटली आफ्टर +2 अगर बात करेंगे आप लोगों के पास टाइम ही कितना था, 5 to 6 मंथ्स, उसी में सारा पैकअप करना, उसी में रिवीजन करना, टेस्टिंग करना एंड ऑल था। बट अब अपना सिनारियो जर्नी बिल्कुल चेंज है। अब आपके पास कंप्लीट कंप्लीट 10 to 11 मंथ्स बड़े आराम से पड़े हैं। सो ये जर्नी अपनी बड़ी नेक्स्ट ऑन बढ़िया जाने वाली है, अच्छी जाने वाली है। एंड प्लस कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नई चीज हर महीने, हर थिंग्स कोई ना कोई आपको नई जरूर दूंगा। क्लियर, ये चीज हमारी रहती है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्रिएटेड रहे किसी ना किसी तरीके से ही। क्लियर, तो वो 1 to 1 डिस्क्लोज करेंगे, बट फर्स्टली पहले आप जस्ट एक इंट्रो पार्ट में चलते हैं कि यहाँ पे सर ये जो आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है। अब वर्ड देख, वेटेज तुझे नाम से ही पता है कि सर इस 100 मार्क्स में मेन वेटेज किसकी होगी, कॉर्पोरेट लॉ। एंड कॉर्पोरेट लॉ स्टैंड्स फॉर कंपनी लॉ। एंड सर कंपनी लॉ तो हमने पढ़ा था, वो तो फाउंडेशन में भी था, बट फाउंडेशन में इज जस्ट जस्ट इंट्रो, और वो भी कंप्लीट नहीं। हम तो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन तक ही आकर रुक गए थे। इनकॉर्पोरेशन के लिए भी क्या करे, वो बेसिक से आपने दो डॉक्यूमेंट यूज करे होंगे, वन इज कॉल्ड एज MOA, सेकंड इज कॉल्ड एज AO। ढंग से उसकी सर ऑल्ट्रेशन तक भी नहीं पड़ी कि अल्टीमेटली अगर मेमोरेंडम कल को चेंज करने पड़े, आर्टिकल्स में कल को अगर चेंज करना पड़े तो कैसे चेंज कर पाएंगे। हाँ कुछ वो लास्ट में डॉक्ट्रीन्स वगैरह अपने आप में थे, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, या वन इज डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावायलेंस। क्या सर फिर वही घिसी पिटी कहानियां दोबारा यहाँ पे फिर आएंगी? आएंगी, बट हम शुरू नहीं करेंगे। क्यों, वो ऑलरेडी रिसेंटली आप लोगों का समझा हुआ कंटेंट है, पढ़ा हुआ कंटेंट है। मैं एक नई चीज आपसे डिस्कस करूंगा ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बने, मजेदार लगे तो सही भी इंटर में आए हैं। हम लोग बात करेंगे आज एक डायरेक्टली टॉपिक के अंदर जाकर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जो कि नोट्स बुकलेट मैंने आप लोगों को क्या करी है, इशू करी है। एंड उस चैप्टर 8 का जो नाम है दैट इज डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर, बट उससे पहले अ शॉर्ट वाइल फटाफट एक बार सर अल्टीमेटली चेक करिए वेटेज वाइज कंपनीज एक्ट की जो वेटेज है आपके पास, कंपनीज एक्ट की वेटेज सर ऊपर चेक करिए, कंपनीज एक्ट अलोंग विद द LLP। अब सुना सुना लग रहा है सर ये तो LLP फिर वही फाउंडेशन वाला, बट अगेन फाउंडेशन में इट्स जस्ट इंट्रो। वहां तुमने क्या करा सर, LLP बनती कैसे है और उसके अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफरेंस क्या है, LLP का पार्टनरशिप पार्टनरशिप के साथ, और LLP का कंपनी के साथ। इसके ऊपर तो उठे ही नहीं हम, इसके ऊपर तो बात ही नहीं करी हमने। अब वो सारे सेक्शंस जो किसी टाइम पहले हुआ भी करते थे, अब कंप्लीट LLP एक्ट क्लियर कहां पे डाल दिया गया, CA इंटर के सिलेबस में डाल दिया गया। एंड कंपनी लॉ प्लस LLP, ये दोनों एक्ट को मिलाकर हमारा टोटल वेटेज यहां पे कितना बनता है, दैट इज 70 मार्क्स। मतलब सर 70% ऑफ द पेपर, 70% ऑफ द पेपर आपका इन एक्ट में से क्या होगा, कवर होगा। बट सर पर्टिकुलरली मेन तो कंपनी लॉ ही बहुत है। अब क्या सर कंपनी लॉ हमारे सिलेबस में सारा कंपनी लॉ है? एक्चुअली CA के सिलेबस में कंपनी लॉ को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, तीनों स्टेजेस पे बांट दिया गया। फाउंडेशन पे इट्स जस्ट इंट्रो, तुम्हारा नथिंग गोज वेस्ट, जो तुमने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन लेवल पे सुना हुआ है, या बेसिक टर्म्स, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील, किन किन केसेस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट अप होती है, एवरीथिंग इज रिपीटिंग। दैट इज चैप्टर नंबर 1। एंड चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे सामने पढ़ा होगा, वर्ड देख क्या लिखा हुआ है, प्रीलिमिनरी, और वर्ड कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स में जाएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा कंटेंट में जाएंगे। एंड कभी भी पर्टिकुलरली हमेशा मेरे डे 1 लेक्चर में कभी मैं वही प्रीलिमिनरी से स्टार्ट नहीं करता, फिर वही गाना शुरू कर दे, कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की अपनी पहचान है। हो चुका यार, बहुत हो चुका। उसके आगे बढ़ो कि नेक्स्ट इंटर के लेवल की कोई बात लगे तो सही कि लेवल का फर्क है। नहीं आते कहेंगे कोई नहीं सर 10 दिन बाद आएंगे, अभी तो पुराने वाला चल रहा है।
कुछ नई चीज डिस्कस करेंगे जिससे आपका भी इंटरेस्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। बट सर ये पहले दो चैप्टर्स जो आप लोग देख रहे हैं ये वही है। वही आपके डॉक्ट्रिन्स भी दोबारा मिलेंगे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीनों के तीनों दोबारा मिलेंगे। पर हाँ, यहाँ और आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाना, दोनों में बड़ा फर्क मिलेगा। मेरे ही मतलब लेवल से आपको बहुत फर्क मिलेगा कि सर पहले बातें किस लेवल की थी, अब नेक्स्ट आपके पास पढ़ रहे हैं तो एक अलग ही देखने को मिल रहा है चेहरा, वो होगा। क्यों? अब स्टेज क्या हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। इंटर स्टेज में आना मतलब हाफ सीए में एंटर होना। अब लेवल रेज करेंगे, जैसे गेम के लेवल हैं वैसे, और लेवल सबके निकलेंगे। नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, जो टॉपिक आपके पास आएगा दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस एंड वर्ड पढ़िए, अलॉटमेंट। ये नई चीज है। यहां से आपका सिलेबस बदलना शुरू होता है, यहां से आपकी नई टर्म्स आनी शुरू होती हैं। एंड पर्टिकुलरली सर जो मैं बात कर रहा था कि कुछ पार्ट कंपनीज एक्ट का फाउंडेशन लेवल पे मिला, कुछ पार्ट मींस हाफ, पूरे कंपनीज एक्ट का हाफ कर दीजिए। हाफ सेक्शंस आपको कहां मिलेंगे, इंटर के सिलेबस में। एंड अदर हाफ आपको कहां पे मिलेगा, दैट इज फाइनल्स के अंदर। हाँ, फाइनल्स के अंदर आजकल सब्जेक्ट लॉ तो नहीं है, आजकल इन्होंने नई स्कीम के अंदर एक वर्ड यूज कर दिया, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो लॉ सब्जेक्ट को किसके अंदर ले चुके हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। बट लॉ इज देयर, जो कि फाइनल के एग्जाम से पहले एक नई आपको अगर पता हो, SPOM के नाम से, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, उसके ऑनलाइन मॉड्यूल कन्वर्ट कर दिए, है वो सब्जेक्ट ही। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको वहां से हटा दिया, उसको भी किसमें डाल दिया, SPOM। कि फाइनल्स के तभी 8 के 6 पेपर हुए हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे। और आई से ही छोड़ेगा थोड़ी, कहीं ना कहीं तो कवर करेगा। उसको कवर कहां से करवा रहा है कि बिफोर फाइनल के एग्जाम से पहले आपको अपने वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्या करने हैं, कवर अप करने हैं। क्लियर? वो अलग अलग डेट्स पे अपना स्लॉट बुक करवाओ, ऑनलाइन एग्जाम है जाइए, एंड अपना वहां पे पेपर देकर आइए। क्लियर? वही क्राइटेरिया, पढ़ना तो तुझे फिर भी पड़ेगा। तो द अदर हाफ मोस्टली जो है वो कहाँ पढ़ने को मिलेगा, सेल्फ पेस्ड जो मॉड्यूल आप पास करेंगे बिफोर फाइनल्स। तो मतलब फाइनल के सिलेबस में लॉ है। क्लियर? तो यहाँ पे सर, हाँ बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है सर। यहाँ पे 30 मार्क्स का, जैसे सर ने आपको बताया होगा, 30% ऑफ द पेपर आपका क्या है, MCQ बेस्ड। दैट इज पॉजिटिव पॉइंट। तुम्हारा भी हौसला पर्टिकुलरली जो बन रहा होगा फाउंडेशन के बेस पे, वो भी किसके बेस पे होगा, MCQ। कि उसमें स्टीक है ना, ए आंसर है तो ए आंसर है। डिस्क्रिप्टिव में कहा 30 नंबर का पेपर लिखना, और कहा 30 नंबर का पेपर MCQ बेस्ड करना। सर वेटेज, प्रायोरिटी, या अगर नंबर्स ज्यादा की बात की जाए, MCQ में क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में क्या आते हैं, कम आते हैं। क्योंकि वहां पे तो राइटिंग स्किल्स आ गई ना। MCQ में कौन सा राइटिंग स्किल है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक तुम्हारा। तो आंसर अगर आपका सही है तो सही है, 2 नंबर है तो 2 नंबर है, 1 नंबर है तो 1 नंबर है, वहां पे कोई कटिंग थोड़ी होगी, सब्जेक्टिव जजमेंट थोड़ी होगी कि 2 में से 1 नंबर दे दे, 2 में से 1.5 नंबर दे दे, पूरे हैं तो पूरे। ये वन ऑफ द मेन कारण है बोथ ग्रुप्स का पहली बार में निकलना, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 के 6 पेपर क्लियर करना। वन ऑफ द रीजन ये है कि सर हर पेपर में 30% तो आपके क्या आएंगे, 30 नंबर के तो क्या आएंगे, MCQ। ये वन ऑफ द अच्छी चीज है। चलो लॉ में तो पहले भी थे, बट अकाउंट्स में नहीं थे या अलग अलग सब्जेक्ट्स में नहीं थे, अब तो यूनिवर्सल सब में करते। 6 पेपर, 6 के 6 पेपर्स में आपको 30 मार्क्स के क्या मिलेंगे, MCQ। एंड 70% ऑफ द पेपर आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, राइटिंग पार्ट में होगा लिखने वाला। क्लियर? सो एक ना वेटेज वाइज इन्होंने बांटा हुआ है कि नॉर्मली चैप्टर 1 to 4 जैसे कंपनीज एक्ट के होंगे, दैट विल कवर ये 100 का 20 30 नहीं, 70 का। क्योंकि दिस पार्ट इज कंपनी एंड LLP लॉ। क्लियर? तो 20 से 30% की वेटेज पहले 4 चैप्टर्स की रहेगी, देन अगले 3 चैप्टर्स की। अब सुन ध्यान से, कहा पहले 4 की सेम वेटेज और अगले 3 की भी सेम वेटेज। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डे वन आप भी अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट रखिएगा। मन करे मैं पढ़ गया 4 5 चैप्टर में, उससे कम चैप्टर्स में उतनी ही वेटेज अगर आपको मिल रही है, तो प्रायोरिटी इसकी पहले बनती है कि चैप्टर 5 6 और 7 पहले करे। क्योंकि यही थिंग्स आपकी काम आती हैं कि वेटेज वाइज कौन पहले। एंड आगे सर जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर क्या, 8, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर चैप्टर 8 9 10 और न्यूली इंसर्टेड टॉपिक इन द इंटर सिलेबस, जो पहले फाइनल्स में था, अभी भी होगा,
इसका कंप्लीट पार्ट नहीं डाला, थोड़ा सा पार्ट इन्होंने इंटर लेवल पे डाल दिया। दैट इज वर्ड, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, जिसको आप लोग वर्ड क्या बोलते हैं इंडिया में, फॉरेन कंपनी। क्यों, आजकल आपको पता है कि डे बाय डे सर कौन सी छोटे मोटे लेवल की कंपनी भी आजकल एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या है इन्वॉल्व है। तो नेचुरली स्टूडेंट्स हैव द नॉलेज कि इन द आर्टिकलशिप जब जब जाएंगे इंटर के बाद आप क्या करते हैं आर्टिकलशिप। तो बच्चों को इस चीज का नॉलेज नहीं था कि फॉरेन कंपनी के केस में कौन कौन से कंप्लायंसेस, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी, क्या कंप्लायंस होगा। तो उसके लिए इन्होंने इंटर के सिलेबस में भी क्या डाल दिया कि चल सारा ना पढ़ो, जो मेन मेन सेक्शन है कम से कम वो तो तुम्हें पता होने चाहिए कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उनके केस में कंप्लायंस क्या करने होंगे। सर पहली बात, क्या इनके लिए कोई अलग से कंप्लायंस होंगे? जो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है सेम इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस। ये टॉपिक मैं मोस्टली लास्ट में जाकर डिस्कस करता हूं। क्यों? इनमें आधी से ज्यादा प्रोविजन, ये तेरे चैप्टर नंबर 11 में आधी से ज्यादा प्रोविजन कौन सी काम आएंगी, 3 और, जब 3 और 4 पढ़ लेंगे ना फिर 11 पढ़ लेना। मेरा काम कम हो जाएगा, आपका जस्ट रीडिंग पार्ट रह जाएगा कि हाँ सर ये तो पहले पढ़ा हुआ, चैप्टर 3 में सेक्शन ये आया था, फलाना सेक्शन आया था, वही कंप्लायंस। बस ये मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी पे सेक्शन दिस, फॉरेन कंपनी पे सेक्शन दिस, कंप्लायंस तो सेम ही है। एक आधा डॉक्यूमेंट तुमसे क्या मांग लेंगे, फालतू मांग लेंगे, और क्या होगा, ज्यादा कुछ तो नहीं होगा ना। तो अगर तो लॉ को नेक्स्ट आगे पढ़ना है ना, तब नॉर्मल बेसिस है कि हाँ जेन्युइनली इतना कंप्लायंस तो आपका बनता है सर। अगर आप इस तरह की कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको आरओसी को ये चीज तो बतानी पड़ेगी, टाइमली आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। बड़ी जेन्युइन बात है। एंड प्रैक्टिकली जो कुछ आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैक्सिमम के मैं प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा भी सकता हूँ कि सर प्रैक्टिकली दिस इज फॉलोइंग। ये हम करते भी हैं। एनुअल फाइलिंग करना, जैसे आपने नॉर्मली रीड आउट किया होगा कि सर इनको एनुअली बेसिस पे अपनी क्या करवानी पड़ती है, फाइलिंग करवानी पड़ती है। लाइक एनुअल रिटर्न फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना। इन दिनों काम ही क्या चल रहा है, वही तो चल रहा है। 30 सितंबर को बैलेंस शीट्स वगैरह क्या हुई है, कंपनी की फाइनल हुई है। अभी लेटेस्ट 30 सितंबर गई है ना। 30 सितंबर को बैलेंस शीट्स वगैरह क्या हुई है, फाइल हुई है, ऑडिट्स वगैरह कंप्लीट हुए। अब आरओसी का काम शुरू। अब उनके सारे फॉर्म नंबर वगैरह बनाकर पर्टिकुलरली आरओसी को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, डायरेक्टर से साइन करवाएंगे। कई प्रैक्टिकल चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड इवन द लास्ट एलएलपी की अकेली वेटेज, एलएलपी की अकेले की वेटेज 70 का कितना लिखा हुआ है सर, 15 to 20। चल इतना तो नहीं आता, हमें पता है प्रैक्टिकली। आप इसको मान के चलो कि 10 नंबर की वेटेज में तेरा अकेला एलएलपी एक्ट क्या होगा, कवर होगा, 2 क्वेश्चन सर, इससे ज्यादा 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। क्लियर? एंड फाइनली द लास्ट वर्ड इज अदर लॉस। मेन तो मेरे बिजनेस लॉ में तो यही है सर, मेन तो मेरे यही चलेंगे, कंपनी लॉ ही मेरा मेन सिलेबस का पार्ट है। एलएलपी तो चलो साथ में वो भी कवर अप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन इज अदर लॉज जो आपके हैं, दैट विल कवर। अब जब पता है फिक्स है जी 30 नंबर का पेपर आएगा, और है, आएगा 100% आएगा। फिर अल्टीमेटली अगर कंपनीज एक्ट का कोई टॉपिक अगर ज्यादा तंग कर भी रहा है तो उसकी जगह सर इसको कवर कर लो। यही स्ट्रेटजीज आपको टाइम टू टाइम बताई जाएंगी कि सर कहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, कहां पे अगर आपके वीकनेस है उसको इंप्रूव कैसे किया जाए। अल्टीमेटली जो भी पर्सन इस कोर्स के अंदर एनरोल हो रहा है, पता तो है कि पढ़ना पड़ेगा, बट कम से कम मेरे जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में तो चलते रहें। को टाइम टू टाइम गाइड करने वाला तो मेरे पास होना चाहिए कि भाई ये गलत कर, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। बस मेरे को तो वो सपोर्ट चाहिए, करना तो आप नहीं है। रास्ता मैंने दिखाना पर्टिकुलरली कि इसको ऐसे ऐसे करते हुए अपन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ये चीज आपकी ऐसे होनी चाहिए, मानेंगे। फर्स्ट शॉट में पर्टिकुलरली आपको इंटर भी आपकी क्लियर मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं। द वर्ड इज फेथ। अब अदर लॉज में तेरे पास 3 तरह के कानून आते हैं जी। नंबर वन इज द मेन जर्नल क्लॉजेस। आजकल पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है। ये कहने को दिख रहा होगा तो ये 30 का 35 या 40%, इनका ये नहीं पता 15 नंबर का कौन सा डाल दें, जीसी एक्ट डाल दें। जीसी एक्ट मीन्स जर्नल क्लॉजेस एक्ट। एंड अल्टीमेटली ऐसे ही न्यूली इंसर्टेड नंबर थर्ड जो वर्ड क्या है, दैट इज कॉल्ड एज फेमा। एंड फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। ये भी न्यूली इंसर्टेड है, May 24 से लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको डाला गया। पहले कभी फेमा, ये सारा पहले आपका कौन सा सिलेबस था, अपना फाइनल्स का सिलेबस था। ये हुआ, और वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी को फाउंडेशन से हटा के यहां पे ले आए।
इधर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां डाल दिया। तो कोई ना कोई शफलिंग जो करी है, बट ये अपने फाइनल्स में से निकल कर आए। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। अगर पूरा फेमा पढ़ने पे है तो बहुत लेंदी, बहुत वास्ट भी है। अपने इंटर के लेवल पे जितना रिक्वायर्ड है, जो सफिशिएंट थिंग्स हैं, दैट्स। एंड इसमें भी मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स की बातें आप लोगों से करूंगा, वही फॉरेक्स को लेकर, या बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, वही पुरानी बातें, थोड़ी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर ये देख नीचे वर्ड दिख रहा होगा, वही चीजें चलने वाली। बट हाँ, यहाँ पे अब जो वर्ड चलेगा दैट इज केस स्टडी बेस्ड। कि आपको जो क्वेश्चन, जैसे फाउंडेशन में भी, मत याद करवाओ तो फाउंडेशन में भी पर्टिकुलरली जो पेपर आपके पास आया, वो भी क्या था, केस स्टडी बेस्ड। अगेन सर, यहाँ भी डिस्क्रिप्टिव की कोई वेटेज नहीं। अगर तुम कहो जी व्हाट इज दिस, वो ये नहीं पूछेंगे दिस इज व्हाट, ये पूछेंगे। क्लियर? वो उल्टा घुमाएंगे, क्वेश्चन को रूट करेंगे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको अपना पॉइंट क्लियर है, प्रोविजन क्लियर है। अब जैसे वही बहुत चीजों में आपने डाउट पहले पूछा कि सर इसको याद कैसे करें, याद नहीं करना, इसको गो थ्रू करिए। बस रिवीजन को चेकआउट करिए कि क्या आपकी प्रोविजन सही जा रही है। कि अगर मेरे सामने क्वेश्चन गिवन है, उसका रिप्लाई मुझे देना पड़ा, क्या मेरी जजमेंट सही जा रही है एज पर द सेक्शन। दैट्स इट। यही काम आपको डे वन से सिखाया जाएगा। चलिए सर, एंड एक बीच में छोटा सा टॉपिक आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हालांकि पढ़ना चाहिए पहले। ये वो हिसाब है जैसे अकाउंट्स की थियोरी पहले पढ़ना, न्यूमेरिकल बाद में करना। उल्टा पहले करना क्या चाहिए, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल समझेंगे, हाथ से बनाएंगे, तो जाके उसकी थियोरी, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या आएंगे समझ। वही काम मैं कर रहा हूं। हम पहले लॉ पढ़ेंगे, बाद में उसके रूल्स पढ़ाऊंगा, विद एग्जांपल तुझसे ही बुलवाऊंगा कि देख ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ सर, फलाने चैप्टर में ये चीज आपने अप्लाई करी। डे वन तुझे अगर समझाने लग जाऊं कि सर इंटरप्रिटेशन के रूल्स के, कि एडजुस्टम जनरस क्या कहता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, कोर्ट में जो जजमेंट्स होती हैं, जजेस जजेस जो जस्टिस कर रहे हैं, बेस्ड ऑन व्हाट। अच्छा, जजेस क्या लॉ बना रहे हैं या लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो बेस्ड ऑन व्हाट, किन चीजों पे बेस करती है। सर दीज आर द रूल्स। वो तो आपको भी पढ़ाए जाएंगे। मैं कह, पर आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, आप तो जज थोड़ी हो। आपको क्यों पढ़ा रहे हैं सर? वाई? तुम्हारे सिलेबस में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्यों पढ़ाया जा रहा है? कल को तुमने भी तो लॉ को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। आपको कोर्ट में नहीं करना, अपने ऑफिस में बैठकर अपने क्लाइंट्स के लिए करना है। कि कोई नई नई प्रोविजन अगर जीएसटी एक्ट में आती है, किसी इनकम टैक्स एक्ट में आती है, कंपनी लॉ में आती है, द वेरियस बिजनेस लॉ में आती है, क्लाइंट को इंटरप्रेट करके तो हम ही देना पड़ेगा। और अगर क्लाइंट्स को ये बारी सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएं, फिर हमारी जरूरत ही क्या। सो हमें इंटरप्रिटेशन सिखाई जाए। और चलो, आउट ऑफ यू मोस्ट पीपल तो लॉ के साथ मेरे साथ कनेक्टेड हैं काफी, तो आप में से कि आपको पता है कि कौन से वर्ड पे वेटेज देनी है, कौन सा वर्ड क्यों इतना फोर्स लगाकर यूज किया जा रहा है। सेम टेक्नोलॉजी, सेम टर्मिनोलॉजी अब भी रहेगी। बस कनेक्ट करिएगा कि मेरी बात कहां तक चल, किस लेवल पे वो बात कर रहा हूं। कई बार मेरी वर्डिंग्स में कुछ वर्ड मैं नहीं भी बोलूंगा, बट आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बता सर ये वर्ड क्यों यूज किया। जितना लॉजिक्स में जाओगे ना, जितना कंटेंट, उसके क्यों का जवाब फाइंड आउट करोगे, एवरीथिंग इज फाइन। बढ़िया सर, चलते जाओ आगे। वहीं से चेहरे चमक जाते हैं। अल्टीमेटली ये बंदा बड़ा काम का है, ये पहली बार में इंटर ठोकेगा, पहली बार में पास होएगा। क्यों? वो आपकी, बस उसको अंदर ना रखो। सबसे बड़ी मेन कमी जो अपने में आती है ना, आप बोलते नहीं। मन में बताता है कि ये आंसर हो सकता है, पर इतनों में क्यों बोले, फिर क्या हो गया, बाकी कौन सा पता है, कौन सा बड़ी बात। अब अल्टीमेटली अगर मैं ये सोचकर पढ़ाऊंगा कि आपको ये सारी चीजें आती हैं, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं क्या सोच के पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तभी बोल पाऊंगा। ये चीजें होती हैं सर प्रैक्टिकली, नहीं अदरवाइज इस चेयर पे बैठ के सामने इतने लोगों को फेस करके बोलना, अगर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग। अब कई बार मान लो सीएस के सेमिनार होते हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हम लोगों को वहां पे पॉइंट करते हैं कि सीएस बैठे हैं सारे, अल्टीमेटली इनको क्या करो, नेक्स्ट आगे गाइड करो इस पॉइंट के रिगार्डिंग, ये सेमिनार लो फलाना लो। अब उनके सामने अगर मैं सोच के पढ़ाऊंगा कि सारे सीएस हैं, इनको तो ऑलरेडी सारा कुछ पता होगा, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। हम सीधा ही फंडा लेंगे, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं आता। अल्टीमेटली वो अपने आप को हौसला दे रहे हैं। और अगर ये सोचकर पढ़ाओगे ना, आप अपना लेक्चर, आप अपना वर्ड पूरा डिलीवर कर पाएंगे सामने वाले तक, जो मैं कहना चाहता हूं। अब चलिए,
इधर आइए सर, यहां पे पास आपके पास चैप्टर नंबर 8 की पीडीएफ गिवन होगी, एंड चैप्टर 8 का नाम आपके पास गिवन है। एंड सर आपके माइंड में भी वर्ड आ रहा होगा, सीधा चैप्टर 8, क्या बीच में कोई लॉ है? नहीं सर है। बट कंपनीज एक्ट ने एक चीज बड़ी अच्छी करी हुई है। कंपनीज एक्ट ने इतने बड़े लॉ को छोटे 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 चैप्टर्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए कन्वीनियंट नहीं है आउट ऑफ द टोटल लॉ किसी प्रोविजन को ढूंढना। बेचारा गुम हो जाएगा सर। कहां से ढूंढेंगे, कहां तक सर, 400-500 सेक्शन तक जाते हैं इसके, फिर तो खुद ही खो जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट ने भी पर्टिकुलरली ये काम क्या करा, कंपनीज एक्ट ने भी 2013 भी, अगर आप अपना बेयर एक्ट भी ओपन करके देखते हैं, उसके इंडेक्स में भी चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे, चैप्टर्स। एंड दैट इज कंपनीज एक्ट का भी, कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, डिविडेंड के रिगार्डिंग है। मतलब सर इन एनी केस कहीं भी तुम्हारी बात डिविडेंड को लेकर फंसती हुई दिखे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 8 में जाओ, और उसके मार्जिनल हेडिंग्स में लिखा भी हुआ है, सेक्शन सर 123 से लेके 127, कहीं नेक्स्ट हेयर एंड देयर लुकअप करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल क्रक्स होगा रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर, यहां मिलेगा। ये है कन्वीनियंस किस चीज की, टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट। अब अगर ऐसा कोई चैप्टर्स वगैरह इन्होंने ना बनाए हो, जो क्या पता कौन से सेक्शन में क्या बात की गई। अब कई बार स्टूडेंट मान लो अपने आप में डाउट पूछ रहा था, सर मेरा प्रोस्पेक्टस को लेकर डाउट है, चैप्टर 3, चैप्टर 3 में देख वहां पे कहीं ना कहीं लिखा होगा। वो ढूंढ रहे चैप्टर 5 में, मूर्ख का क्या उसमें भी ढूंढ रहे। प्रोस्पेक्टस की बात ही किसमें करी गई है, चैप्टर 3 में। सो ये अकेला बुक का चैप्टर नंबर 8 ही नहीं, ये कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर नंबर 8 गिवन है। क्लियर? सो वर्ड पढ़िए यहाँ पे, सबसे पहले बड़ी बेसिक टर्म्स पे बात करूंगा। एंड आज का लेक्चर आप ये मानिए कि शायद मेरा हाफ पेज भी ना हो पाए। क्लियर? क्योंकि आज बड़ी नेक्स्ट एक सिनारियो क्रिएट करेंगे कि एक्चुअली होता क्या रिगार्डिंग द डिविडेंड, थोड़ा अकाउंट बेस्ड, थोड़ा टैक्स बेस्ड, एंड थोड़ा लॉ बेस्ड। पढ़िए सबसे पहले डेक्लेरेशन एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी तक डिविडेंड वर्ड अगर आपने सुना होगा दैट इज अकाउंटिंग बेस्ड। टैक्स तो कहां से, फाउंडेशन में तो टैक्स वर्ड ही था भी। टैक्स में तो अभी आप गए भी नहीं कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है, टैक्सेबल है या नहीं है, वो तो बात की बातें। मेन चीज वर्ड आपने जो डिविडेंड अभी सुना होगा, कितना पोलाइटली सिंपल वे से कंपनी ने लिखा था, कंपनी पे 10% डिविडेंड, तुमने उठाया कैपिटल पे 10% लगाया, लो जी दे दो। पैसा कहां से आया? एंड क्या इतने इजीली डिविडेंड जहां मर्जी जिस मर्जी को जितना मर्जी पे कर दो? कहते नहीं सर इतना इजी तो नहीं है। हाँ वो थी नॉलेज अकाउंट्स की, आपने उसको डील करा अकाउंट्स के परस्पेक्टिव से, अब डील करेंगे फ्रॉम द लॉ। अब तुम्हें पता लगेगा कि फ्रंट एंड पे जो कुछ हो रहा है उसके लिए बैकएंड की वर्किंग कितनी चल रही है, कितने सारे कंप्लायंसेस, कितनी सारी थिंग्स हमें सही रखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, तो जाकर वो डिविडेंड अपने आप में वैलिड माना जाएगा। नहीं अदरवाइज डिविडेंड क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अच्छा उसमें भी मैंने वर्ड पेमेंट पहले नहीं बोला, मैंने वर्ड क्या बोला पहले, डेक्लेरेशन, कि सर पहले डिविडेंड को क्या किया जाएगा, डिक्लेयर। तो ये अल्टीमेट प्रोसीजर क्या है, चलिए सबसे पहले वन बाय वन वर्ड पे चलते हैं। मेरा इसमें से पहला वर्ड बनता है जी डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या देना, रिवॉर्ड देना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड। मतलब सर व्हाट यू इन्वेस्टेड इन द कंपनी, what as an shareholder you invested in the company, for that investment the return which is given, the return which is given that is called as dividend। एंड मेरे फिर वही अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या डिविडेंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है या एप्रोप्रिएशन, व्हाई इट इज एप्रोप्रिएशन एंड व्हाई इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, बिकॉज सर ये नहीं है कि प्रॉफिट हो या ना हो शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। नो 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 नो, एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होंगे तो ही इनको क्या देंगे, डिविडेंड्स देंगे, नहीं अदरवाइज इनको तो बात भी मत करना। एंड अगर नॉर्मली ये भी अकाउंट्स पॉइंट से नेक्स्ट लैंग्वेज, अगर प्रायोरिटी वाइज बात की जाए प्रॉफिट्स की, एंड हियर आई विल यूज द वर्ड कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, आई विल यूज द वर्ड कॉल्ड एज, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, नॉट ओनली आफ्टर टैक्स। आई विल यूज इट वर्ड एज, की मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जो नेक्स्ट आगे बाउंड्री के लिए रखा हुआ है।
जिसने जिसने जो जो पैसा लगाया कंपनी में, अपनी अपनी रिटर्न उठाओ, ले जाओ। सबसे पहले लाइन में कौन बैठे होंगे? लेंडर्स। लेंडर्स में कौन आया? डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर? या बैंक लोन वाले जो कुछ भी होंगे जिनसे आपका, क्योंकि आपकी कैपिटल में, कैपिटल इंप्लॉयड में दो वर्ड होते हैं, वन इज द कैपिटल पार्ट एंड सेकंड इज डेट पार्ट। सर एक है ओनर्स का पैसा, एक है आउटसाइडर्स का पैसा। और लाइन में सबसे पहले कौन बैठे होंगे सर? आउटसाइडर्स। कीजिए हमें हमारा पैसा दो। अच्छा, क्या इनको प्रॉफिट से मतलब, कि प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, फलाना है? क्या इनकी रिटर्न वेरिएबल होती है, फिक्स? पहले सर 12% डिवेंचर, 10% बैंक लोन। वेरी क्लियर सर, आपको मिलेगा कितना? 10%। और आपको इससे मतलब क्या, हम कहां से दे रहे? हम चाहे अपने पास्ट प्रॉफिट में दे, जहां मर्जी से दे, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर डिविडेंड के मामले में ऐसा नहीं होगा। डिविडेंड के मामले में, अच्छा, क्या डायरेक्टली बात फिर ओनर्स पे जाएगी? क्यों? सरकार कहां गई? सरकार क्या मांगेगी? टैक्स। तो लाइन में सबसे पहले ऊपर कौन बैठा है? लैंडर्स। आउटसाइडर्स का पैसा, इनको इनके इंटरेस्ट वगैरह जो भी आपने देने हैं पे आउट करो। फिर दूसरे नंबर पे कौन बैठी है? सरकार। सरकार क्या तुमसे मांगेगी? सर ये तो पीबीटी आया, मतलब सबसे पहले क्या आता है? पीबीआईटी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस, तुम तो जाओ। फिर बचा क्या? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सरकार क्या मांगेगी? टैक्स मांगेगी। कंपनी है तो 25% के हिसाब से, 30% के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल आपका रेट है, तुम सरकार को उसका टैक्स दे दोगे। उसके बाद क्या बचा? पैट। पैट वर्ड कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर कौन आएंगे सर? शेयर होल्डर्स। फिर कौन आएंगे? शेयर होल्डर्स। बट शेयर होल्डर्स कितने तरह के होते हैं? दो। वन इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस। एंड व्हाई द प्रेफरेंस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस? बिकॉज दे आर गिवन प्रेफरेंस with respect to two points. One is रीपेमेंट एंड सेकंड इज डिविडेंड। कि सर जी जब भी डिविडेंड की बारी आएगी ना, इक्विटी वालों से पहले पैसा किसको दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और मोस्टली प्रेफरेंस वालों की रिटर्न भी क्या होती है? फिक्स होगी। अप्रोप्रिएशन, मान लो प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं तो कहां से दें सर? क्लियर? तो नॉर्मली सर, नॉर्मली तो डिविडेंड वर्ड का आपने मतलब क्या पढ़ा? कि डिविडेंड जस्ट मीन्स अ रिवॉर्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, और यू मे कॉल इट एज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। कि जिन लोगों ने कंपनी में शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करी है, जिन लोगों ने कंपनी को पेड अप कैपिटल दी है, उस कैपिटल के ऊपर जो कंपनी अपना रिवॉर्ड देती है, आउट ऑफ कहां से? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से। कि जो नॉर्मली अवेलेबल है सर, हाँ ठीक है, हमारा पैसा ठीक है, आप ओनर्स हो, अगर आपको चाहिए डिविडेंड तो ले लीजिए। बट मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि डिविडेंड देगा कौन सर? क्योंकि कंपनी तो अपने आप में कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। डे वन से आपने क्या कहा था? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी एक्ट करती है थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी, एंड दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कंपनी में डे वन से आपने क्या कहा था? कि सर ओनरशिप अलग हैंड्स में, मैनेजमेंट अलग हैंड्स में। और ये चीज जरूरी भी थी। सेम हैंड्स में रखेंगे, दिक्कत आएगी। क्यों? नंबर ऑफ पीपल अगर ऑनर्स आपने इकट्ठे कर लिए, हर कोई अपनी चलाएगा, सर काम कम चलेगा, ठीक है ना? जुबान ज्यादा चलेगी, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, क्या फायदा? हमने ऑनर्स को क्या कहते? तुम वहां बैठो, तुम्हें सिर्फ एक दिन बुलाया करेंगे। एंड वो एक दिन क्या होगा? एजीएम। दैट इज कॉल्ड एज एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। कहते साल में एक बार बुलाया करोगे, चलो कभी बीच में रिक्वायर्ड हुआ तो बुला भी लेंगे, कभी जर्नल मीटिंग को करानी पड़ी। दैट इज कॉल्ड एज ईजीएम। ईजीएम स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नल मीटिंग। वर्ड ही बता रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। कभी स्पेशल सर्कुमस्टांस में बुलानी पड़ी, अब हर मैटर जाके साल बाद डिस्कस थोड़ी करेंगे, क्योंकि एनुअल जर्नल मीटिंग स्टैंड्स फॉर ईयरली। अब कोई मैटर इतना मेन मुद्दा आ गया, क्या आप एक साल हमें वेट करवाओगे? ओ नहीं सर, ईजीएम भी होती है। कभी अगर बुलानी पड़े, आपको करवानी पड़े, हमें बुलाना पड़े, बुला ले। सो इतना मतलब घबराओगी, मतलब पैसा लेके हमारा कंपनी तो क्या कर रही है, पता नहीं मैनेजमेंट आगे काम करेगी नहीं करेगी, सही ढंग से करेगी या नहीं करेगी, क्या पता सर। तो इन सारी चीजों को लेकर जो डेकोरम बनाया गया, कहते सर आप साइड पे बैठो, आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ कोई मेजर डिसीजन होगा, आपसे पूछकर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन पास करना। एंड रेजोल्यूशन, अभी तक आपने कितनी तरह के पढ़े हैं? दो। वन इज ओआर एंड सेकंड इज एसआर। OR stands for ordinary and SR stands for special. Ordinary में majority wins,
बट सर मेजोरिटी किसकी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने वोट डाली? बताइए, फर्क लेकर आऊंगा हर बार। क्या टोटल, मान लो तुम्हारी कंपनी के जी 100 मेंबर है, क्या मैं 100 का मेजोरिटी बोल रहा हूं? ये 100 में से जिन्होंने वोट करी होगी, सर मेजोरिटी तो वही जीतेगी ना जिन्होंने वोट करी। अब जो लोगों ने वोट ही नहीं करी, उनको बीच में क्यों लेकर, वो रेजोल्यूशन में थोड़ी मानने जाएंगे। अब लेट इट बी 100 में से 10 लोगों ने तो वोट ही नहीं करी, वो तो मीटिंग में आए ही नहीं। तो प्रेजेंट कितने थे, 90। 90 में से मेजोरिटी कितनी हुई सर, 46। तो सर 46 अगर लोग यस कर दें, ओ आर विल बी पास्ड। मतलब जितनी वोट्स कास्ट होती हैं, यहाँ पे वर्ड थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा हूँ, वर्ड क्या, जितनी वोट्स कास्ट होती हैं उसकी मेजोरिटी, या एसआर के केस में क्या चलता है वर्ड, 75%, या वर्ड कॉल्ड एज 3/4। 3/4 आपकी फेवर में अगर होंगी, सर वो रेजोल्यूशन आपका क्या माना जाएगा, पास्ड माना जाएगा। और एक इससे भी स्ट्रिक्ट होता है, यूनानिमस। यूनानिमस कॉल्ड एज 100%। जो लॉ भी जहां पे बहुत ही जरूरी होगा, कि जहां पे लॉ भी चाहेगा जल्दी जल्दी ये चेंज ना हो, ये वहां पे वर्ड क्या यूज करेगा, यूनानिमस। एक काम करो, करवाने यूनानिमस कंसेंट ले, तुम्हारे सारे मेंबर अगर राजी होंगे तो हमें क्या। और हमें अपने वालों पे विश्वास है, कोई ना कोई एक ना नुक्कर वाला होगा जो बात बाद में सुने, ना सुन तो ले, वो तो बात पहली ना। क्यों, लॉ भी नहीं चाहता उन मैटर्स के अंदर की, मतलब बिना किसी से पूछे, बिना किसी रजामंदी के हम लोग कुछ भी आपको अलाउ करवा दे। नहीं बोलने को मैं भी तो एस सर बोल सकता था। अब जब तुमने एस सर बोला, फेवर में कितने चाहिए, 3/4, 75% ना। तूने 25% की परवाह करी? 25% जो एग्री नहीं कर रहे, क्या उनकी परवाह करी? अरे था चुप यार, इतना तो होता ही है। 75% अगर राजी हैं, चल लेते। लॉ की थीम समझो, कि उसने ऐसी वर्डिंग में कई जगह पूछूंगा, कई जगह तुमसे ये सारी बातें डिस्कस करूंगा, यही वर्ड क्यों लिखा, कोई और वर्ड, मतलब बैकलॉग उसका क्या है सर, कारण क्या है? तब मानते हैं कि सर एक्चुअल स्टडी, सर मजा आ रहा है सुन के भी, हाँ कारण है उस चीज का। ये नहीं बस ये कल से कानून है इसको बस रट लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो ना, कारण क्या है, लॉजिक है। क्योंकि जब कंसेप्ट में जाओगे ना, देन अल्टीमेट क्वेश्चन, ए बुक, बी बुक, सी बुक, जितनी बुक उठा लो, तेरे हर चीज क्या होगी, ऑलरेडी कवर्ड। सो बेसिकली डिविडेंड मींस रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल, द नॉर्मली अवेलेबल प्रॉफिट्स विच आर मेंट फॉर एवरीवन, उनमें से जब अब अल्टीमेटली कंपनी अपना क्या करती है, रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड। तो यहां पे मेरा सबसे पहला सवाल आपसे क्या बनता है, अच्छा इसको क्या प्रोनाउंस करोगे सर, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, सेक्शन 2 क्लॉज। क्लॉज सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशनल क्लॉज, सिर्फ इसके मामले में, बाकियों के केस में नहीं। बाकियों के केस में ये चलता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज, उसके बाद सर सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशनल सेक्शन। और डेफिनेशनल सेक्शन में सब सेक्शन नहीं होते, क्या होते हैं, क्लॉज। तो ऑलवेज वर्ड में तभी कह रहा हूं कुछ कुछ चीजें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी, सेक्शन 2 क्लॉज 35। पहला वर्ड कहते जी, डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड, कि अल्टीमेट डिविडेंड का मतलब क्या है सर अपने आप में। डिविडेंड इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ, मैं कहा सर ये तो मीनिंग ही नहीं हुआ। पर ऐसे लॉ कई जगह बेतुकी बात करेगा, कई जगह लिखा होगा सर इट इंक्लूड्स, ये मैं तो मीनिंग पूछ रहा हूँ। कहते जी लॉ में डिविडेंड वर्ड एक्सप्लेन ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि डिविडेंड का मतलब क्या है। तो मैंने बनाया कि डिविडेंड मींस जो आपकी कैपिटल के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट रिवॉर्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड। एक्चुअली लॉ में तो कहीं डिफाइन ही नहीं है, ये तो डिफाइन ये कर रहे हैं, ये तो उल्टा उसकी टाइप बता रहे हैं कि डिविडेंड इंक्लूड्स क्या, एंटायरम डिविडेंड। तो यहां पे मेरे बात आती है क्या, सर दो तरह के डिविडेंड होते हैं, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड, वन इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। अब सुन लीजिए इनकी भी कहानी। सर फाइनल डिविडेंड स्टैंड्स फॉर, जैसे कहते हैं फुल एंड फाइनल, दिस इज द फाइनल जो आपको उस साल का मिलेगा। क्लियर? अब इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि ये फाइनल एंटायरम का सीन इन्होंने क्या क्रिएट किया। और एंटायरम स्टैंड्स फॉर द टाइम, ये ले लो, ये रख लो, कोई नहीं बाकी हिसाब कर लेंगे जब फाइनल डिक्लेयर होगा उस वाले में देख लेंगे। अब होता क्या है प्रैक्टिकली सुनना, कंपनीज में आपका सर जो अकाउंटिंग ईयर है, मेरे पास स्पेस ये
मेरा अकाउंटिंग ईयर गोइंग ऑन कौन सा है जो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ, दैट इज 23-24। 23-24 की असेसमेंट कब होगी? 23-24 में या 24-25 में? नेचुरली सर, साल खत्म तो होने तो ड्यूरिंग द ईयर कैसे कह दूं? ये फाइनेंशियल ईयर यहां पे क्या होएगा? क्लोज। इसका सारा हिसाब किताब कब किया जाएगा जाके? 24-25। तो अल्टीमेटली क्यों बैलेंस शीट फाइनलाइज होगी? 31 मार्च को, क्या पता लग सर, 31 मार्च को तो रॉ फिगर्स होती हैं। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने के लिए करते 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 2-3 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं। और ऊपर से जो टीडीएस अपडेट होगा, टैक्स अपडेट होंगे, जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो कितने मार्च मंथ के सारे कंप्लायंस पड़े होंगे। मन करे लास्ट क्वार्टर के पड़े हो, जनवरी फरवरी मार्च के कंप्लायंस ही नहीं हुए। कब करेंगे? अप्रैल मंथ में, मई मंथ में। तो 3-4 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने में। हाँ, कुछ लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो 1-to-1 डेली बेस पे ही बनती हैं। वहां तो फिर भी पता लग जाता है कि हाँ, 31 मार्च में मोटा मोटा इतना प्रॉफिट आया है। बट दैट इज नॉट फाइनल। फाइनल तो वो लास्ट में करेंगे। अब इनकी असेसमेंट जो होगी वो कब होगी सर? 24-25 में। अब मेरे शेयर होल्डर सर कहाँ टिकने वाले कि 24-25 में जाके असेसमेंट होगी, मई जून तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फिर ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, फिर जाके एजीएम बुलाएंगे, करते करते ये सितंबर तक ले आएंगे। और इधर से कंपनी को हिसाब दिखा क्या कि सर इस साल बढ़िया चांदी बन गई अपनी, बढ़िया पैसा बन गया, अच्छा प्रॉफिट कमाया है, या मन करे ड्यूरिंग द ईयर ही पता लग जाए कोई मोटा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग गया। अब आप तो अंदर से उछल रहे हो, कंपनी तो नेचुरली ये खुशखबरी बांटने को फिर रही होगी। बट डिविडेंड की वेट कैसे करें? डिविडेंड तो फाइनली कहाँ जाएगा? एजीएम में। फाइनल डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होगा? नॉर्मली एजीएम में। एजीएम तक कहाँ रुकने वाले लोग ये मेरे। और ऊपर से मैंने भी तो मार्केट में हाइप क्रिएट करनी है। मैंने भी तो मार्केट में थोड़ा एक प्री बूस्ट करना अल्टीमेटली कि लो जी लो, अब हमारे दिन आ गए, ठीक है ना, अपना टाइम आ गया। इन दैट केस और पर्टिकुलरली उनको वो हाइप भी तो दिखानी पड़ेगी। और वो कैसे होगी? इनको अगर कुछ बांटूंगा, अगर कुछ पैसा दूंगा। कहते जी पैसा तो दे ही नहीं सकते, वो तो फिर फाइनल डिविडेंड होगा। फाइनल डिविडेंड तो अगले साल जाएगा जब एजीएम होगी, ये साल क्लोज होगा। कहते नहीं, फॉर अ वाइल एक छोटी मोटी किस्त इनको दे दो, थोड़े बहुत पैसे इनके हाथ में रख दो कि ये लो एंटायरम डिविडेंड, कि फॉर अ वाइल इस साल का ये एंटायरम डिविडेंड रख लो, बाकी हिसाब कर लेंगे। कम से कम लोगों में तो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ कंपनी वाकई में कमा रही है भाई। मन करे आधे लोग तो ये सोच रहे हो कि कंपनी छोड़ के जाएंगे, कि अपा तो शेयर होल्डिंग अपनी स्टेक क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, किसी और कंपनी में जाएंगे। अब मैंने उनको भी तो टिका के रखना है। मैंने क्या करा, पर पर शेयर 2-2 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 3-3 रुपए डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रॉफिट कमाया। एंड दैट ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड बांटना, दैट इज कॉल्ड एज एंटायर दैट इज कॉल्ड एज एंटायर कि सर कोई नहीं, फाइनलाइज कर लेंगे फॉर अ वाइल, अभी ये हाँ 10% ले लो, बाकी फाइनली जो मीटिंग में डिसाइड होगा वो ले लेना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने लेवल पे पहले ही एक हाइप क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं, लोगों में पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। और बाकी में सर होना भी चाहिए। कंपनी खुद में मान कर रही है हम बड़ी सक्सेसफुल कंपनी है, हम कैसे मान लें? हमें तो कुछ मिला नहीं, ना कोई बोनस दिया, ना कभी कोई राइट ऑफर दिए, ना तुमने कोई डिविडेंड दिए। कह रही है कंपनी बड़े मोटे प्रॉफिट्स कमा रही है। हम कैसे मान लें? जब हमारे हाथ में कुछ आएगा हम तब मानेंगे। तो ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए कंपनी फॉर अ वाइल जो डिविडेंड दे देती है, दैट डिविडेंड इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटायरमेंट। और जब ईयर क्लोज होगा, ईयर क्लोज की नेक्स्ट आगे सारी असेसमेंट होगी, असेसमेंट होने के बाद ऑडिट होगा, एंड फाइनली इस साल की जब हम क्या बुलाएंगे, एजीएम बुलाएंगे। किस साल की? 23-24 की जो एजीएम बुलाएंगे, कौन से ईयर में? एक बार बता, एजीएम जो हो रही है क्या 24-25 की हो रही है? किसको डिस्कस करने के लिए बुला रहे हैं? 23-24। क्या हो जी, पुराना साल बैठ के वाइंड अप करें कि पिछले साल अपनी पोजीशन ये रही। इन द मीन वाइल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिकमेंडेशन किनके सामने रख देते हैं? मेंबर्स के सामने, कि सर जिस हिसाब से हमने पूरा देखा है सिस्टम, हमारी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अगर तो आपने ड्यूरिंग द ईयर बांट दिया होगा, वो कौन सा डिविडेंड है? एंटायर। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फाइनल की। कि सर बोर्ड अपने लेवल पे पर्टिकुलरली कि सर हमने असेसमेंट कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना ली, आपका बढ़िया प्रॉफिट में है,
तो इस बार हम बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स या बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हम रिकमेंड करते हैं जी 15% डिविडेंड बड़े आराम से हम बांट सकते हैं। बट आई एम रिकमेंडिंग, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग। और टॉपिक का नाम क्या था ऊपर वर्ड? डेक्लेरेशन एंड रिकमेंड करने से लायबिलिटी नहीं बनती। या अकाउंट्स की एग्जांपल दूं, प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या तुमने कभी प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करा? मतलब आप हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स में आगे होंगे नीचे। क्यों भाई, क्यों नोट्स टू अकाउंट्स में आया? प्रपोज डिविडेंड है, पता तो है कंपनी देगी। किसको पता है कंपनी देगी? ये तो बोर्ड ने क्या करा, प्रपोज करा। क्या पता मेंबर्स मना कर दे। मैं कहा अच्छा जी, मतलब मेंबर्स की चलती है फाइनली। और क्या, एजीएम में डिसीजन मेकर कौन है? मेंबर्स। मेंबर्स की मीटिंग होगी। हाँ ठीक है, ये रिपोर्ट वगैरह बना के सबमिट कर देंगे कि सर बढ़िया प्रॉफिट कमाया, अगर आप बांटना चाहते हैं 15% डिक्लेयर करवा लेना। वो तो फिर मेंबर ने देखना ना। मेंबर्स जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे, जैसा इनकी रजामंदी होगी, इनका पैसा, लेना चाहे ले ले, नहीं लेना तो ना ले। पढ़िए वर्ड। अब आइए बैक, अगर इतना सा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। द टर्म एंटायरम डिविडेंड मींस, यस, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन, किन के बीच में? दो एजीएम्स के बीच में मिलने वाले डिविडेंड को वर्ड कहते ही क्या है? एंटायर। बाकी हिसाब किसमें हो जाएगा? फाइनल में हो जाएगा, जब फाइनली वो अमाउंट क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। और पर्पस इज वेरी क्लियर कि क्यों तुम लोग एंटायरम डिविडेंड बांट रहे हो? सर हाइप क्रिएट करनी है, मार्केट कैप्चर भी तो करनी है ना। कल को आप चाहते हो कि आपके मार्केट वैल्यू शेयर की क्या करे? इंक्रीज करे, बुक वैल्यू और बढ़िया बने। वो तो तब बनेगी ना अगर कुछ खिलाते रहोगे लोगों को। अगर आपने मान लो पिछले 2 साल से कुछ डिविडेंड दिया, तो लोगों में हाहाकार मच जाएगी। वो तो कब के तेरी शेयर होल्डिंग बेच के साइड पे निकलेंगे, अल्लाह कहता जी इनका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कहीं जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमें तो कुछ मिला नहीं। इनको भी साथ में खिलाना जरूरी है, कुछ ना कुछ देते रहो। और वाकई से कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है यार, इनके सहारे सब कुछ बना। फिर कंपनी कौन होती है उसके ऊपर हक जमाने वाली? पैसा कंपनी में किसने दिया? या तो लेंडर्स ने, या किसने दिया? ओनर्स ने। भाई साहब लेंडर्स कब के अपना इंटरेस्ट लेके बाहर निकल गए, हम लोग ऐसे बैठे। हमारी कैपिटल तो भी लगी हुई है, हमें तो उसके उसके कुछ कुछ पे आउट करो। कुछ पे आउट ही नहीं करो, बात भी नहीं कर रहे। फिर नेचुरली हम तो मैनेजमेंट से सवाल जवाब करेंगे, कर क्या रहे हो बता तो दो। हर बार ग्राफ दिखाए तो देखो पहले से इतना बढ़ गया, हम क्या करें उसका? कुछ पे आउट तो करो उसको। पे आउट तुम कर नहीं रहे। तब वहां पे सवाल आते हैं कि सर कंपनी फिर कहती है कि अगर सक्सेसफुल रहना है ना, रहना है, बन तो गए, अगर रहना है तो इनको भी साथ साथ बांटना पड़ेगा। इनका साथ है तभी विकास। सबका साथ सबका विकास, वो चलते हैं भाई, समझे ना? तभी है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो भाई साहब इनको भी बांटो डिविडेंड। कोई नहीं कहता, बट कैसे बांट दो? अभी कौन सा फाइनल किसने कहा? कुछ तो दे दे, कुछ तो इसके हाथ में रख दे एक बार। एंड दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज एंटायर। अब आ जा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि सर इनका प्रोसीजर क्या होगा? ये जो दो टाइप ऑफ डिविडेंड आपने डिस्कस करे हैं, वन इज कॉल्ड एज द फाइनल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एंटायर। ये डिविडेंड्स के बारे में, ये डिविडेंड्स के मामले में इनका प्रोसीजर क्या है? हु विल रिकमेंड, हु विल डिक्लेयर? कहते वेट अ मिनट, आई विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का सिनारियो तुमने क्या पढ़ा था? जो ईयर आपका रिसेंटली क्लोज हुआ है, उसकी असेसमेंट कब होती है? नेक्स्ट ईयर में। एंड नेक्स्ट ईयर में सारा हिसाब किताब लगाएंगे। पर्टिकुलरली कौन लगाएंगे सर? मेंबर्स लगाएंगे, बोर्ड। ये ड्यूटी किसकी थी? बोर्ड। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। एंड हु इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जवाब दे ना। मैनेजमेंट अपना सारा चिट्ठा वगैरह देख कर संभल कर जो कुछ भी बनता है रिकमेंड कर देंगे, प्रपोज कर देंगे कि जी बेस्ड ऑन अवर पोजीशन आज की हम 15% बड़े आराम से दे सकते हैं। अगर अगर मेंबर राजी करें, वो डाउटफुल सी बात छोड़ देगा, क्योंकि डिसीजन तो तू ले नहीं सकता। डिसीजन तो किसके हाथ में है? मेंबर्स। और मेंबर्स कब आएंगे? एजीएम में। एजीएम में उनको बुलाया जाएगा, रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा। तुम सारे बैठे हो, हाँ भी बताओ। ये बोर्ड वाले कह रहे थे कि 15% डिविडेंड बांटना है, बोलो भाई 15% या कोई कम ज्यादा? कहते जी ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। इन एनी केस तुम दुनिया इकट्ठी कर लो, जो रिकमेंडेशन बोर्ड ने दे दी उससे 1 रुपया भी ऊपर तेरे मेंबर कभी डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, इक्वल टू और लेस। अब कई सियाने होते हैं बीच में बैठे कि जी हमें दे दोगे, खा जाएंगे, हमें तो क्या, अल्टीमेटली जेब में आया पैसा खर्च ही होगा।
हम पूछेंगे जी अल्टीमेट, चलो बोर्ड ने रिकमेंड करा कि बोर्ड कह रहा है कि आप नेक्स्ट आगे इसको क्या करते हैं जी, मतलब डिविडेंड बांट देते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आपका कोई विजन फ्यूचर को लेकर? कईयों का लॉन्ग टर्म विजन होता है, कई मेंबर्स पर्टिकुलरली ऐसे देखो, ये ना कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए आया है, कोई लॉन्ग टर्म गेन। पर लॉन्ग टर्म गेन तो तब होगा ना जब री इन्वेस्टमेंट, फ्लो बैक, फ्लो बैक, फ्लो बैक, पैसा उसमें और डालेंगे तो मल्टीपल चैनल पे जाएगा। और कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, नहीं 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 आज ही दे दो। तभी मैंने डिसीजन किस पे छोड़ दिया, मेंबर्स में। देखो जी मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ, पर्टिकुलरली मैंने रिकमेंडेशन डाल दिया, बाकी रेस्ट हो नहीं हो। आप बैठे हो 50 लोग बैठ के आपस में डिसाइड कर लो, रेजोल्यूशन पास कर लो। मैं कहा जी विच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, द रेजोल्यूशन टू बी पास्ड OR. OR stands for ordinary, and ordinary means majority. अब इनकी आपस में डिस्कशन हुई, मैनेजमेंट से सवाल जवाब हुए कि सर इनका फ्यूचर विजन क्या है। कहते सिंपल सी बात, मेंबर फिर एक रक्स पे आएंगे क्या, देखो जी अगर तो कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर तो तुम्हें लगता है कि अल्टीमेटली कल को बढ़िया आपका कुछ और भी जनरेट, कई अल्टीमेट होते भी ऐसे मैनेजमेंट वाले, वो एक तरफ खुश भी कर देंगे, साथ के साथ प्रपोजल भी रख देंगे अगला, कि जी वैसे लेने का तो आज 15% ले लो पर एक बढ़िया स्कीम है आपके लिए। वो इमीडिएटली समझेंगे भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आए। देखा, अगर समझ आती है, लगता है कि आपको कल को प्रॉफिट्स मल्टीपल होके मिल सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा। नहीं तो सिंपल, हमने तो क्या कहा, क्या बोर्ड बीच में दखलंदाजी कर रहा है? बोर्ड ने तो रिकमेंड करा, साइड पे आ गया। तुम देखो, अब तुम मेंबर्स में आपस में क्या होगी, डिस्कशन होगी, हाँ जी हाँ जी तुम क्या सोच रहे हो रेजोल्यूशन में, यस और नो, कि डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या कम कर लें, 15% खा के क्या करेंगे, 10% कर लो, इस बार 5% ले लो, 10% फ्लो बैक कर दो, कल को और बढ़िया है। डिसीजन इज योर्स। जो फाइनली मेंबर रेजोल्यूशन पास करेंगे, दैट इज द फाइनल डिविडेंड, जो कंपनी इमीडिएटली क्या कर देगी, डिक्लेयर कर देगी। एंड when it is declared, it becomes liability of the company to pay the dividend to every shareholder जितने भी हैं, एंड विद इन द सर्टेन डेज, जो आप आगे पढ़ेंगे 123 सेक्शन में, कि सर कितने दिन में आपको डिविडेंड क्लियर करवाना पड़ेगा, कितने दिन में आप इसको पे आउट करेंगे, यू हैव टू क्लियर इट सर, आपको करना पड़ेगा। एंड दैट इज लीगल, लीगल रिक्वायरमेंट, नहीं करोगे उल्टा पनिशमेंट। या तो कहते ना, मेरी सिंपल सी बात, या तो डिक्लेयर ना करते, तब तो एक्टर बन के डिक्लेयर कर दिया कि जी हम इस बार डिविडेंड कितना देंगे, 12% देंगे, फिर दे। लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, सेक्शन के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर पे करना जरूरी है, 5 दिन के अंदर अलग जमा करवाना जरूरी है, करवाओ। एक भी दिन लेट हुआ, हम नहीं छोड़ेंगे। दैट इज द बैक एंड। तुम्हारे लिए तो अकाउंट्स में क्या था, फ्रंट एंड था, कि ये देखने को मिला कि हाँ कंपनी कितना इजी है, डिविडेंड देख मार दिया, नेक्स्ट आगे एंट्री पास कर दी, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लो जी। अब बैकग्राउंड उसके क्या गोइंग ऑन है, दिस इज द सिनारियो। अब सुन वर्ड पहले, फाइनल डिविडेंड के केस में फर्स्टली डिविडेंड इज क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ड अब समझ आ रहा है? रिकमेंडेड मीन्स, रिकमेंडेड मीन्स प्रपोज्ड। सर जी प्रपोजल है, ऑफर है, एक्सेप्ट किसने करना है, मेंबर्स। मैं नहीं फोर्स करूंगा, नहीं जी हम तो बांटे के बांटे, तुम कैसे कह लोगे, तुम्हारा पैसा है। किसके प्रॉफिट्स हैं, जो बचा लास्ट में किसका, शेयर होल्डर्स का, हम नहीं लेना चाहते। डायरेक्टर कहते ना ना लेके जाओ, क्यों लेके जाओ, नहीं चाहिए, हम तो प्लो बैक करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अगले साल बढ़िया रिटर्न लेंगे, हमारी इच्छा। एंड ऑनर्स कौन है, हम है, तुम थोड़ी हो, तुम हमारे एम्प्लॉयज हो। तुम्हारा काम है सिर्फ यस बोस करना और अल्टीमेट प्रपोजल रखना, कि प्रपोजल रख कितना दे सकते हैं भाई, क्योंकि सारी मैनेजमेंट किसने करी है, सारा ये हिसाब किताब किसने लगाया है, तुमने। हम तो आ जाए साल के बाद, हम तो बस आज एक परफॉर्मेंस देखेंगे जी, बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए। बट वर्ड इज पढ़िए, द मेंबर्स इन द एजीएम, यस प्लीज, may declare the dividend by, वर्ड क्या लिखा हुआ है, passing the OR, and declaration of dividend करना, एक नया वर्ड, declaration of dividend करना कहां पे, एजीएम पे, एजीएम पे, एजीएम पे डिविडेंड को डिक्लेयर करना इज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या ऑर्डिनरी बिजनेस वर्ड कॉल्ड एज। सर इसका मतलब क्या हुआ जी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस? कहते हैं सर मीटिंग में ना, स्पेशली एजीएम में, थोड़े थोड़े वर्ड्स ना ये बढ़िया है, आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज होगी। मैं अपना क्वांटम बढ़ा रहा हूँ बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें इन चीजों की नॉलेज नहीं है, बढ़िया है। अदर टॉपिक्स की नॉलेज जब इसमें आ रही है ना, जब वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाओगे, तुम्हारा कंटेंट ऑटोमेटिकली, अच्छा हाँ सर ऑर्डनरी बिजनेस आपने कहा था, कि मीटिंग में, जर्नल मीटिंग में
जर्नल मीटिंग में, एंड स्पेशली फॉर एजीएम, सुनना ध्यान से, मेरा लॉजिक पॉइंट है। एजीएम में जो भी बिजनेस, बिजनेस मीन्स मैटर्स, बिजनेस हेयर मीन्स मैटर्स, द मैटर्स टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग दे आर कॉल्ड एज बिजनेस। फिर कई बार लैंग्वेज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं। दैट इज द मैटर्स टू बी ट्रांजेक्टेड, कि जिन मैटर्स के बारे में, जो मुद्दे, जो इश्यूज मीटिंग में डिस्कस होंगे, वो दो होते हैं। एक होते हैं सर ऑर्डिनरी, एक होते हैं ऑर्डिनरी, और दूसरे कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। एंड ऑर्डिनरी का मतलब ही क्या सर? एजीएम बुलाई है, ये काम तो होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी। जिनके लिए नेक्स्ट आगे मेंबर्स को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं कि एजीएम क्यों बुलाई जा रही है। मैं क्या, इसको छोड़, इसके अलावा कुछ और डिस्कस करना है, ये तो होंगे, ये तो पता है कि ऑर्डिनरी काम है, तो अगर तुमने ये काम बुलाया है तो ये तो होगा ही सर। दैट इज वर्ड कॉल्ड एज ऑर्डिनरी। कि डीम्ड है सर एजीएम, ये चार काम ये तो होंगे। एंड उन चार में से एक काम क्या होता है? डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जब भी एजीएम का नोटिस आए किसी मेंबर को, नोटिस में लिखा नहीं होगा कि मीटिंग में आपको एक डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में कहा जाएगा। उनको पता है एजीएम है, डिविडेंड डिक्लेयर कर, पक्का काम हुए हुए। इसका तो छोड़ो, इसके अलावा, इन ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, जो भी मैटर्स आपके बिजनेस में, जो भी आपके मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं, दैट बिजनेसेस आर कॉल्ड एज स्पेशल। सो कहीं लैंग्वेज में आपको दोबारा फिर ये रेपिटेटिव मिले कि सर ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है, तो दिस मीन्स दिस, कि ऑर्डिनरी मतलब है एजीएम, ये तो होगा। और ऑर्डिनरी बिजनेस होते ही एजीएम में, होते ही एजीएम में चार काम जो साल के पक्के हैं, जब भी एजीएम बुलाई जाएगी ये चार काम होंगे होंगे। चार काम कौन से? वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नंबर टू इज बेसिकली सर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, नंबर थ्री इज अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर फोर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना? अडॉप्ट करना। अरे सर बिना कहे चार काम तो होंगे, एजीएम बुलाई है, ये चार तो होंगे, इसके अलावा बताओ कुछ और कर रहे हो? दैट एवरी अदर बिजनेस इज कॉल्ड एज। और अच्छा, अगर मान लो सपोज ईजीएम बुलाई जा रही, ईजीएम स्टैंड्स फॉर, इसमें कौन से बिजनेस डिस्कस होंगे? जो बुलाई ही स्पेशल हालात में गई है, यहां मैटर ही कौन से डिस्कस होंगे? स्पेशल बिजनेस। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ये आप मेरे साथ कई चैप्टर्स की बातें कर रहे हो, पर्टिकुलरली जो ऑरली चल रही है, कई चैप्टर्स की, अलग अलग चैप्टर 7 भी बीच में चल रहा है, चैप्टर 9 भी बीच में चल रहा है, ये बातें सारी रिपीट होंगी, बट अपने अपने टाइम पे, अपने अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग। पर होगा यही, क्योंकि मैं आपके गलती के चांसेस कम कर रहा हूं। अल्टीमेटली सर आपने बात करी ऑर्डिनरी, सर वो तो एजीएम में होते हैं जी, ईजीएम बुलाई है, होंगे स्पेशल, बिना कहे सर ऑर्डिनरी मैटर तो होते नहीं वहां पे। सो इसीलिए वर्ड यूज्ड इज, लाइन दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन एजीएम इज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। ये सर आम बात है कि हाँ अगर एजीएम बुलाई गई है तो ये तो वहां पे डिस्कस होगा ही होगा, बिना कहे। नाउ बड़ी अच्छी लाइन जिसपे मैं बात कर रहा था, द मेंबर्स में, पढ़िए वर्ड, हाँ जी आगे पढ़ना, द मेंबर्स में रिड्यूस, reduce the rate or amount recommended by the board, बिल्कुल, but they cannot increase. अंडरलाइन, बट कैन नॉट वर्ड क्या लिखा हुआ है? व्हाट इट मींस? व्हाट इट मींस? किससे नहीं बढ़ा सकते? द प्रोपोज्ड, वट, अच्छा ये सिर्फ कहानी किसके केस में है? फाइनल। एंटायरम की तो अभी बात ही नहीं शुरू हुई। फाइनल के केस में व्हाट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड इन द मीटिंग एंड ऑल, सर आपके मेंबर्स, तुझे बड़ा फोर्स करेगा, सारे मेंबर एक तरफ इकट्ठे हो गए, मान लो तुम 50 के 50 बंदे एक तरफ इकट्ठे हो गए, बोर्ड ने रिकमेंड करा 15%, 100% कंसेंट आ गई कि 20% डिविडेंड दो, बताओ जी क्या कर पाएंगे? सेक्शन में लिखा हो सर, मतलब ही नहीं, कि तो यूनानिमस कंसेंट, वो जिस मर्जी को लिया, परमात्मा को लिया, जब कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट फॉर द फाइनल डिविडेंड? द अमाउंट या द रेट विच इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड। इसके ऊपर कम कर ले, 15 की जगह 12 कर ले, 10 कर ले, 8 कर ले, तेरी इच्छा, ना ले तेरी इच्छा, बट भाई ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो अगले ने, क्यों ये प्रायोरिटी किसको दे रहे? अगले ने सोच समझ के 15% कहा होगा ना। और तू ऐसा पर्टिकुलरली साल में एक दिन आगे बड़ा उछल रहा है, वो 24 घंटे 365 डेज यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी वजह से अगले ने कहा होगा, यूं ही तो नहीं कह दिया होगा कि 15% दे दो।
पूरी असेसमेंट करके, पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स देखने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, फिर अगले ने 15% की बात करी होगी। और तुम कल के आए एजीएम में सारे लोगों को भड़का के, पटेल कहते 20% करवा लो। ना जी ना, मतलब ही नहीं है। तुम्हें थोड़ी पता है कि कंपनी में क्या गोइंग ऑन है क्या नहीं है। हमें पता है ना एक्चुअल रियलिटी क्या है। कंपनी हम चला रहे हैं, तुम थोड़ी चला रहे हो। बेशक पैसा तुम्हारा लगा हुआ है, एक्चुअल रियलिटी तो हमें पता है ना। सो एज पर आप सीधी रेफरेंस किसकी डालोगे? रेगुलेशन 80 ऑफ द टेबल एफ। अब टेबल एफ वर्ड पे आ जाओ। टेबल एफ वर्ड आपने कहा सुना था सर? ये जो आपके एमओए और एओए हैं, ये आपके मॉडल्स बेस्ड होते हैं। दैट मॉडल्स आर गिवन इन द टेबल्स। टेबल ए बी सी डी ई, एमओए, एफ जी एच आई जे। अच्छा, डिविडेंड बांटेगा कौन? एनपीओ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी क्या बांट सकती है? मतलब ही नहीं सर, उसके तो बेसिक कंडीशन में लिखा हुआ प्रोहिबिशन। हाथ भी मत लगा दियो। उल्टा जो भी प्रॉफिट आया, फ्लॉ बैक, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में। सेम चीज। अब टेबल एफ की वजह अपने आप है। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होगी, टेबल एफ है ही वही है। टेबल एफ एप्लीकेबल ही किन पे है? कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। सिंपल सी बात। और उसकी रेगुलेशन 80 में लिखा हुआ है जी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड कर दिया, मैक्सिमम रेट वही मिलेगा। इससे ऊपर रेट आपके मेंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते। कम कर लो बेशक, रहन दो। ठीक है ना? जब सामने वाला दिलवा रहा है, जैसे फादर साहब ने कहा कि ये चीज ले ले, आप उछल उछल के पढ़ रहे हो, नहीं वो दिलवा दो वो दिलवा दो, तू इससे भी जाएगा। मैं लगा लिया हिसाब, लेना है ये ले ले, नहीं लेना तो रहने दे। और रेस्ट डिसीजन इज ऑन, किसके ऊपर छोड़ दिया? मेंबर्स के ऊपर छोड़ दिया कि रेजोल्यूशन खुद ही पास करो जी। और वो भी ऑर्डिनरी, कोई स्पेशल वाला सीन नहीं है। नॉर्मल मैटर है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, कोई स्पेशल बिजनेस नहीं है। चलने दो। बट ये सारे मैटर्स कहां पे डिस्कस हो रहे हैं? एजीएम पे, दैट इज एनुअल जर्नल मीटिंग। और रिगार्डिंग वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एंटायरम डिविडेंड के केस में किसके पास पावर है? पहली बात, क्या एंटायरम लमसम फाइनल था? फॉरा वाइल था। तो इसके लिए मेंबर्स को बुलाओ, मीटिंग करवाओ, इतना कुछ करने की क्या? वैसे भी तेरे फाइनल के केस में रिकमेंडेशन किसने डाली थी? सारा कुछ चेक करके किसने बताया था? चलना तो उसके अकॉर्डिंग है। तो एंटायरम डिविडेंड तो वैसे भी फॉर अ वाइल है, ये कौन सा फाइनल डिविडेंड है? कर लेंगे यार लास्ट में जाके जो भी हिसाब होगा, तू फॉर अ वाइल ये रख। ये पावर किसके पास है? बोर्ड। एंड अब देख वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। डिक्लेयर्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट आएगा कि फाइनल डिविडेंड के केस में द बोर्ड कैन जस्ट रिकमेंड ओनली। डिक्लेयर करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेंबर्स के ऊपर। वो भी कहां पे? एजीएम में। वो भी कैसे? बाय पासिंग द ओवर। वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात अगर एंटायरम की बात की जाए, सर एंटायरम के केस में तो बाय डिफॉल्ट एंटायरम के केस में पावर ही किसके पास है? बोर्ड के पास। मेंबर्स तक तो जाने की जरूरत ही नहीं। तो तुम खाओ यार, सिंपल सी बात। डिविडेंड तुम्हें दे रहे हैं तो लो, बाकी हिसाब किताब कर लेंगे। मन करे फाइनल के केस में उसमें कम करें ज्यादा करें, जो भी होगा, फॉर अ वाइल तुम अपना ले लो। एंड नाउ नेक्स्ट इज छोटा सा पार्ट, ज्यादा नहीं करवाऊंगा पर्टिकुलरली। सर 8.2 जो टॉपिक यहाँ पे गिवन है, दैट इज पहला सेक्शन। एंड ऊपर तक डिविडेंड के चार्ट में पर्टिकुलर तेरे पास सेक्शन ही, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सेक्शन ही कितने हैं? 5। 123, 124, 125, 126 एंड मेन 127। पर्टिकुलर जहां पूरे कंपनी लॉ में डिविडेंड का क्वेश्चन आ गया ना, इन 5 में से मिले। इन 5 में से मिले। क्योंकि सारी प्रोविजन, सारी बातें डिस्कस ही कहां पे है? यहां। अब सुन, 123 सेक्शन इस टॉपिक की मेन जान, मेन कंटेंट 1.5 पेज तक ये आपका बड़े आराम से जाएगा। कंडीशंस फॉर वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये बेसिक बेसिक सारी कंडीशन एक बार में क्लियर कर देगा। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपना डिविडेंड क्या करना? डिक्लेयर करना। एंड क्या करना? पे करना। अगर कोई नॉन कंप्लायंस मिला, हमने आपको क्या करना है? पनिश करना। सो बेटर है, या पनिश नहीं तो वो डिविडेंड ही इनवैलिड माना जाएगा। फिर क्या फायदा? नेक्स्ट आगे मेंबर्स भी लपेटे जाएंगे। ठीक है ना? तो बेटर है कंपनी एक एक कंप्लायंस पहले क्या करे? चेक करे। जिनमें से नंबर 1 कंप्लायंस पहले क्या आता है? सोर्स ऑफ डिविडेंड। व्हाट डू मीन बाय सोर्स? कहां से पैसा, कहां से आएगा सर? कहते आएगा कहां से? जो प्रॉफिट कमाए। कौन से प्रॉफिट? पहला, सर मेन मेन हेड इज प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स फॉर द किसके? व्हाट इज द पहली प्रायोरिटी? क्या पुराने रिजर्व्स? पहली प्रायोरिटी क्या है? जितना कमाया उसी में से दे दे। बट सर व्हाट इफ अगर वो सफिशिएंट नहीं है? कोई बात नहीं, फिर पुराने प्रॉफिट्स भी तो पड़े हैं, उसमें से दे दे। पर देना तो है ही है ना। पढ़िए,
फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर और फॉर द वर्ड क्या लिखा हुआ है? अच्छा वर्ड देख, फाइनेंशियल ईयर या अब तक का, जिसको वर्ड तुम बोलते हो एक्यूमुलेटेड पीएल। जो एक्यूमुलेटेड पीएल है, या जिसको तुम बोलते हो फ्री रिजर्व्स, विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट रिजर्व्स। ठीक है जी, पुराने पड़े, पुराने में से तो कौन सा बड़ी बात है। पर बांटो सर, जब कह दिया, डिक्लेयर कर ही दिया, फिर तो देना पड़ेगा। सोर्स ढूंढो। और आई थिंक सो, डिक्लेयर करने से पहले आपको देखना ही क्या चाहिए, सोर्स, कि पैसा है भी है। मैं इधर से डिक्लेयर कर दूं और बाद में कंपनी को नॉन कंप्लायंस झेलने पड़े, क्या फायदा। क्लियर, पढ़िए। एंड रिमेनिंग, वो क्या थे रिमेनिंग, तभी तो तेरे पास पड़े हैं, जिसको कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, बट नॉट एवरी रिजर्व, नॉट एवरी रिजर्व। रिजर्व्स में भी मैंने वर्ड बोला फ्री रिजर्व्स। ठीक है ना, हल्के हल्के वर्ड्स में जाएंगे। और मे बी वर्ड क्या लिखा हुआ है, बोथ। हाउ इट इज टू बी बोथ? करंट ईयर के प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं होंगे तो तेरी नजरें किस पे जाएंगी, पुराने पे। सिंपल। जो तूने लाइबिलिटी, मान लो सपोज मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख, मैंने डिक्लेयर कर दिया 8 लाख, पहली बात क्या मैं कर सकता हूं? यस। क्यों? एक्यूमुलेटेड तो पड़े ना, पुराने रिजर्व्स तो पड़े। फिर क्या हो गया, पुराने में से दे दो। ऐसे करो, 5 लाख इस बार का, 3 लाख को रिजर्व में से निकाल लो, बट हमें तो 8 लाख रुपए दो। वो तो मेंबर्स ने, सिंपल सी बात, मेंबर्स ने अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया ना, दुनिया इधर की उधर, जहां मर्जी से लेके आ, डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर चाहे करंट प्रॉफिट्स में से दे, या प्रॉफिट अगर इनएडिक्वेट है पिछले साल में से दे। पर डिविडेंड तो वो भी लोग बांटते हैं जिनका करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं है। करंट ईयर में लॉस है, फिर भी कंपनी डिविडेंड बांट रही है। वो डिविडेंड कहां से बांट रही है? अपने पास्ट प्रॉफिट्स, अपने प्रीवियस प्रॉफिट्स में से। यस, यू कैन डू, यू कैन डू, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज आगे, या फिर दूसरा सोर्स। इस पे एक बार क्वेश्चन आया कल, एक लाइन, कि दूसरा वहां पूछा क्या प्रॉफिट्स में, मतलब सोर्सेज में क्या है, बच्चों को याद, मेन टैगलाइन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कौन सा जी, करंट फाइनेंशियल ईयर या कौन से, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या मे बी बोथ। जबकि एक सोर्स और है प्रॉफिट्स के अलावा, दैट इज मनी प्रोवाइडेड बाय किनके द्वारा, सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन परसुआंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लाइक सर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि आप हमें पैसा दो, कैपिटल दो, हम आपको गारंटी देते हैं पर्टिकुलरली कि आपको इतना डिविडेंड देंगे ही देंगे। फिर वो पैसा कौन देगा? फिर वो पैसा कौन देगा? सेंट्रल की सरकार देगी, स्टेट की सरकार देगी। तो जो भी पैसा सीजी या एसजी ने कंपनी को दिया हुआ है, इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट, तुमने जिम्मेवारी ली थी, फिर लो, तुमने कहा था कि डिविडेंड दिया करेंगे, अब दो। कहते फिर हम कौन सा भाग रहे हैं, दे तो रहे। दिस इज ऑल्सो द सोर्स, कि हाँ सर अगर ऐसा कोई सीन है, नहीं तो यूजली 99% में ऐसा केस होता ही नहीं, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट पैसा दे। वाह, ये कब सुना है? ये तो मतलब ही नहीं है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट आगे ऐसी गारंटियां बांटे कि आपको इतनी रिटर्न देंगे, इनके पास खुद के पैसे नहीं है, खुद के दिवाले निकले पड़े। इसीलिए मोस्ट केसेस में ना ऐसा सोर्स आपने देखा ही हो, ना सुना हो। कारण है ना सर उसका। एंड पर्टिकुलरली मोस्ट क्या देखा होगा, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स भी कौन से? पहली प्रायोरिटी करंट ईयर। अच्छा मान लो करंट ईयर के प्रॉफिट छोड़ के लास्ट को हाथ लगा रहे हो, पागल है क्या? क्यों लगाएंगे? पहली प्रायोरिटी किस पे जाएगी? करंट पे। एंड दूसरी प्रायोरिटी, अगर इनएडिक्वेट है तभी सेविंग्स को हाथ लगाएंगे। अगर कोई खर्चा बाहर की बाहर निकल रहा है तो निकाल लो। जरूरी है कि पुरानी सेविंग्स को हाथ लगाना है? जो पड़ी है तो पड़ी रहने दो। सेम सिनारियो यहां पे। एंड मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स, पढ़िए लास्ट टॉपिक, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। यस, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड, पढ़ना चाहिए, हाँ जी। So as to compute the profit. हाँ, और डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट द प्रॉफिट। अब मान लो जी, आपने ऊपर वर्ड तो बोल दिया प्रॉफिट्स, मैं क्या प्रॉफिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कहते जी प्रॉफिट बस जो नॉर्मली आपके एसपीएल के अकॉर्डिंग आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आप क्या निकालते हो, प्रॉफिट निकालते हो ना। हाँ, बट एक चीज का ख्याल रखना, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। कई होते हैं ऐसे, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, फिर क्या हो गया, एक्सपेंस तो क्लेम करते ही है। एंड आपने क्या करा प्रॉफिट्स के लिए पर्टिकुलरली, क्या करा, फिर अल्टीमेट डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करी। कहते करो सर, उल्टा खुद का नुकसान करोगे। मैं कहा जी वो कैसे? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, प्रॉफिट्स तू बांट देगा, जबकि खर्चा तो ज्यादा हुआ। ये कहो व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन कैश। सर एक होते हैं रेकरिंग, डेली लाइफ में जो कैश जा रहा है, वो बस लमसम में चला गया था। डेप्रिसिएशन किस पे मिलती है? एसेट्स पे ना। वो एसेट्स है तो खर्चा ही है। एक बार में 10 लाख चला गया,
हाँ, 10 लाख इकट्ठा नहीं चार्ज करा, 5 साल में 2-2 लाख रुपए चार्ज कर लिया। है तो खर्चा ही है वो। एक साल में ना सही उसको डेफर कर दिया, उसके यूजफुल लाइफ में बांट दिया। सो डेप्रिसिएशन इज एलिजिबल एक्सपेंडिचर। इन एलिजिबल मत कह देना, एलिजिबल एक्सपेंडिचर, कि वाकई में सर पैसा तो गया था, किसी टाइम गया था, हाँ उसको मैं यूज अब तक कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। कहते जी इस चीज का ध्यान रखना, कहीं शायद तुम्हें प्रॉफिट, ये लॉ का पेपर नॉट ओनली थ्रेटिकल, नॉट ओनली थ्रेटिकल, तुम्हें पेपर में कल ही क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड अकाउंट्स में चला जाऊंगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स है सर, कंपनी के पर्टिकुलरली ये बातें चल रही हैं। माइट बी प्रैक्टिकली कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, मैं जाके पेपर में देखूं आज लॉ का पेपर में कि ये तो न्यूमेरिकल आ रहा है। सर लॉ है, कंपनी लॉ में कोई न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। डिविडेंड का सीधा सीधा क्वेश्चन बताओ जी, कंपनी के अकॉर्डिंग एलिजिबल डिविडेंड कितना बनता है? क्या कंपनी ने जो डिविडेंड बांटा वो सही बांटा या गलत बांटा? बताओ। मतलब तुम्हें भी एज अ सीए, और कल को ये जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो सेम टॉपिक डिट्टो रिपीट किसमें करवाऊंगा? ऑडिट में। ये काम करना किसने, सीए ने या मैनेजमेंट ने? ये सारा कंप्लायंस वगैरह करवाना ये जो नॉर्मली है, मैनेजमेंट, हमने नहीं करने। एक्चुअली एक्चुअली सीए का काम होता है ऑडिट करना, एंड ऑडिट करना मींस रिव्यू एंड रिपोर्ट। चेक करना, रिपोर्ट कर, चेक करना, कंप्लायंस करना नहीं। ये जो सेक्शंस गिवन है, ये हम पढ़कर सुनाते हैं, करते नहीं है। इंटरप्रेट करके बताते हैं कि मैनेजमेंट ये काम करना है, ऐसे करना है। नहीं करेगा, कल को ऑडिट में क्या लगाऊंगा? ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। मेरा काम, मेरी जो फीस है, ऑडिट की जो फीस है, ऑडिट का मतलब ही क्या है? जस्ट रिव्यू, रिव्यू, जो हुआ हुआ है उसको देखना, चेक करना, कंप्लाइड है, लो जी रिपोर्ट। एंड रिपोर्ट करना, किसको रिपोर्ट करना? टू द ओनर्स, कि जो तुमने मैनेजमेंट यहाँ पे बिठाई हुई है, क्या मैनेजमेंट सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है, उसके बारे में ऑडिटर्स को बीच में लेके आएंगे। सो ये मत कहना ये कंपनी लॉ जितना भी पढ़ रहे हो ये हमारा काम है कंप्लायंस करवाना। हमारा एक्चुअली सीए का प्रोफेशन क्या है? ऑडिट। एंड ऑडिट में कंप्लायंस करवाना नहीं, कंप्लायंसेस को चेक करना हमारा काम है। हाँ उसको चेक करना कह लो, रिक्वायर्ड नॉलेज तो तुम्हें भी चाहिए। मैं करूं जी मैंने इनका 123 सेक्शन चेक करा है, तभी चेक करा होगा अगर मुझे आता होगा। सो वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, कहते हैं माइट बी, तुम्हें गिवन हो कि उन्होंने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करी एंड कंपनी ने इतना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। गलत सर, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन शैल बी क्या? प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स। आपको करना चाहिए था। एंड सबसे अच्छी लाइन लास्ट, इन कंप्यूटिंग द, यस प्लीज पढ़िए। In computing the profits, हम्म। any amount representing unrealized gains, notional gains, हम्म। or revaluation of assets, एंड एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट या कोई लाइबिलिटी ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी, होता ना जब आप फेयर वैल्यू पे रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं तो एसेट्स की वैल्यू प्लस माइनस होती रहती है फलाना। वो कहता सर इन चीजों को बीच में मत ले लेना, क्योंकि मैंने आपका एसपीएल कंपनी का देखा है, तरह तरह की इनकम, तरह तरह के एक्सपेंसेस या लॉसेस आपने बीच में बुक कर रखे हैं, और उनमें से आधे तो क्या होते हैं? अनरियलाइज्ड। व्हाट डू मीन बाय अनरियलाइज्ड? अनपेड नहीं, अनरियलाइज्ड मतलब जो मिले ही नहीं, जो मिले ही नहीं। एक बात बताओ, अल्टीमेटली मान लो सपोज कोई कहते सर आपका ये शोरूम कितने के लिए था, मैं कह 4 करोड़ का, कहते सर 10 करोड़ का, मैं कहा वाह जी वाह, लिया मिठाइयां लिया बांटनी शुरू कर दे, 10 करोड़ मिल गया क्या? वो कौन सा गेन है? अनरियलाइज। और अनरियलाइज्ड या नोशनल नाम के गेन से तुम करते नहीं। सर आपने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करा, नीचे लिखा हुआ बिल्डिंग हैज बीन रीवैल्यूड बाय 2 लाख, तुमने एंट्री क्या पास कर दी? लैंड एंड बिल्डिंग काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व उसका क्या कर लिया? बुक कर लिया। क्या 2 लाख रुपए मिल गया? अभी तो जस्ट उसकी वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ओ सर जी, ऐसे ख्याली पुलाव के चक्कर में लोगों को मत बांटते रहना, लुट जाओगे। जिस दिन एक्चुअली पैसा हाथ में आएगा ना, तू सारा बांट दियो, पहले आने तो दे। ऊपर ऊपर से हैं ख्याल दिखा रहे हैं अल्टीमेट इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा होगा, फलाना होगा। कोई नहीं सर, आया थोड़ी है। जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे, उस दिन देखेंगे। तो कहते जी अपने एसपीएल को जाके सही करो, वो गलत रिपोर्ट बता रहा है। एसपीएल में जो प्रॉफिट आने आते गलत है, उसमें आपने क्रेडिट साइड पे वो अनरियलाइज्ड गेन क्यों डाला है, वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्यों डाली है, वो कौन सा मिली है? जिस दिन मिलेगी उस दिन प्रॉफिट में फॉर द डिविडेंड पर्पस नॉर्मली,
आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम द डिविडेंड पर्पस, फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, नॉट नॉर्मली, फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस सेक्शन के लिए कहीं तुम नॉर्मल अपना एसपीएल कभी बनाओ उसमें भी उड़ा दो, भाई वो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आज भी है। मैं ये किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सिर्फ डिविडेंड के मामले में, कि भाई साहब जब डिविडेंड्स वगैरह बांटोगे ना, वेट अ मिनट, वो एसपीएल मेरे सामने लेके आना, वो थोड़ा गलत बना हुआ है, कहते वाकई में गलत है। मैं कह जी इस सेक्शन के मुताबिक वो गलत है। इस सेक्शन के मुताबिक जितने तुम्हारे अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, नोशनल गेन्स हैं, या रीवैल्यूएशन ऑफ क्या है आपकी, कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज की कोई वैल्यू आपने डाली, हम इसको नहीं मानते, इसको बाहर निकालो। मन करे फालतू के लॉसेस आपने डाल रखे जो अभी हुए भी नहीं, और आप कह रहे हो जो एंटीसिपेटेड, हमें प्रूडेंस ने कहा था कि उसको बीच में यार इतना थोड़ी कहा था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम नहीं मानते, जिस दिन एक्चुअली होगा ना सर उस दिन बात करना, बट रियल प्रॉफिट्स निकालो, एंड रियल प्रॉफिट्स के बेसिस पे फिर रिकमेंडेशन डालो। तभी ये बात मैंने किस पे छोड़ी थी, बोर्ड पे, कि भाई हिसाब किताब सही लगा के सब कुछ फिर रिकमेंड करना। आधे मेंबर्स को इन चीजों का पता नहीं है, वो आज भी क्या कहेंगे, कंपनी में तो इतना प्रॉफिट है, आप हमें बड़ा कम दे रहे हो सर, उसमें थोड़ा अनरियलाइज्ड गेन है, तो आप 10 लाख की एंट्री उसमें से बाहर निकाल दो, अब चेक करो ये प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग हमने इतना रिकमेंड कर, अच्छा अच्छा फिर ठीक है। उनको थोड़ी समझ है, तभी ड्यूटी किसकी लगाई, जो 24/7 वहां पे काम कर रहे हैं, द मैनेजमेंट, कि तुम रिकमेंड करो इन सारे सेक्शंस का कंप्लायंस करते। गलती करोगे वही मारेंगे, एंड अल्टीमेटली जो डिविडेंड बांटोगे वो भी क्या माना जाएगा, इनवैलिड। हमने प्रोसीजर ही गलत कर देना। अब तुम्हें ग्राउंड लेवल रियलिटीज पता लगेंगी, वाकई में सर जो फ्रंट एंड था वो तो कितना इजी था, कंपनीज के लिए ये कर दो, फलाना कर दो, कैपिटल रिड्यूस कर दो, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। अब सारा बैकलॉग बढ़ेंगे, हर चीज को करने के लिए एक प्रॉपर क्या है, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, आरओसी तक फाइल करना, हर चीज। इज दैट क्लियर? सो ये तो जस्ट आज अपनी इंट्रो थी, क्लियर। और भी अभी तो बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे पॉइंट्स, क्लियर। तकरीबन ये मेरा है 5 to 6 लेक्चर्स का ये टॉपिक है, क्योंकि स्टार्टिंग है, टाइम लेता है। हालांकि है टॉपिक छोटा, बट ये टाइम लेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए नई नई चीजें बहुत। एंड अपनी बात का पक्का हूं, ये पेज भी पूरा नहीं, क्लियर। तो नेक्स्ट भी चलते 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 जब चलेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी स्लो चलेगा, कंडीशन समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे जो कंटेंट होंगे, ऑटोमेटिकली जब आपका माइंड कनेक्ट हो गया मेरे साथ प्रॉपर वे से कि कहाँ बात चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, ऑटोमेटिकली आप अपने लेवल पे फास्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। यहीं से पास्ट ईयर लॉसेस थर्ड वाले पॉइंट से क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, बट टिल डेट जो आज मैंने आज डिस्कस करा है, आपसे पहले उसकी लिसनिंग होगी, सुनूंगा, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या करेंगे, डिस्कस। चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट।